नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। स्टोरी पसंद आई तो लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने से आपको नई स्टोरीज और अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। अध्याय 502, यांत्रिक तेंदुआ पूर्वी सकुरा देश में आता है। अयान सक्सेना, चूंकि इसमें कोई समस्या नहीं है, तो चलिए अगले आइटम पर चलते हैं। समझौते में आधार का स्थान और आकार की पुष्टि होनी चाहिए। मैंने आपके लिए देखने के लिए 5 स्थान चुने हैं। अयान सक्सेना ने तो सकुरा देश का एक नक्शा सौंपा, जिस पर 5 छोटे लाल घेरे बने थे। मिस्टर सक्सेना, क्या आपका दायरा थोड़ा बड़ा नहीं है? आप में से केवल 3000। अशोक मेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। अयान सक्सेना, 5 बेस में से हर एक सिर्फ 10 वर्ग मीटर का है। क्या ये बहुत बड़ा है? औसतन हर बेस में 600 सैनिक होते हैं। उन्हें रहने की ज़रूरत है और उन्हें प्रशिक्षण की भी ज़रूरत है। उन यांत्रिक तेंदुओं को भी नियमित आधार पर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सैनिकों के परिवार भी वहाँ होंगे। क्या इतने सारे लोगों को एक छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा करना उचित है? अशोक मेहरा ने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, मिस्टर सक्सेना, अगर यह अपेक्षाकृत दूरस्थ स्थान है तो ठीक है। आपने जो स्थान चुने हैं वे सभी बहुत अच्छे स्थान हैं। हमारे लिए इतने बड़े क्षेत्र को संभालना कठिन है। अयान सक्सेना ने पूछा, बात करोगी? तो फिर आपको इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। हम कल क्षेत्र या ठिकानों की संख्या बढ़ा देंगे। अशोक मेहरा। वे कुछ देर चर्चा करने के लिए अगले कमरे में चले गए। अंततः उन्होंने दांत पीसकर सहमति दे दी। टीम लीडर चेन, जल्दी से इस पर हस्ताक्षर करें। हमें रोबोट पैंथर की जरूरत है जो जल्द से जल्द आकर हमारा समर्थन करे। अशोक मेहरा ने गंभीरता से कहा। अयान सक्सेना, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, आपको इतनी जल्दी क्यों है? हमारे जो सैनिक यहाँ से गुजरे हैं उन्हें छुट्टी मनाने कहीं बाहर जाना है। अगर उन्होंने कानून तोड़ा है तो हमें खुद ही इससे निपटना होगा। जिन जहाज़ों से हम उन्हें आपूर्ति करते हैं वे आपके सीमा शुल्क निरीक्षण से गुजरे बिना सीधे डॉक पर आ सकते हैं। अशोक मेहरा ने गुस्से में कहा, यह संभव है। मिस्टर सक्सेना, हम आपसे मदद मांग रहे हैं। चीन, हम यहाँ पराजय समझौते पर हस्ताक्षर करने नहीं आए हैं। अयान सक्सेना ने शांति से कहा, आप लोग हार गए, लेकिन आप उन संक्रमित लोगों से हारे जिन्हें आपने ही बनाया था। अमेरिकी सैनिकों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? दरवाज़ा वहाँ है। अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो बस चले जाओ। लगभग 10 मिनट बाद अशोक मेहरा और अन्य लोगों ने नाक सिकुड़कर हस्ताक्षर किए। उन्हें अपने दिलों में ठंड महसूस हुई। अगर वे इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं तो उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया जाएगा। पूर्वी सकुरा में मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अगर वे इस पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो 1 या 2 मिलियन लोग मर जाएंगे या इससे भी ज्यादा। तब तक संभवतः संपूर्ण समाज ध्वस्त हो जाएगा। क्या आप संयुक्त राज्य अमेरिका से सहायता चाहते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका अब और अधिक सैनिक नहीं भेज सकता, तथा उनके देश में पहले से मौजूद सैनिक भी कमतर हो रहे हैं। उनमें से 3000 से अधिक की मृत्यु हो गई। शेष लोग अब स्वयं की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तथा संक्रमितों को खत्म करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करने का उनका कोई इरादा नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका के अलावा मदद करने में सक्षम एकमात्र देश चीन है। भालू देश, वे स्वयं अभी भी युद्ध में फंसे हुए हैं। दक्षिण कोरिया जैसे छोटे और मध्यम आकार के देश। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दसियों हजार सैनिक भेजे हैं और भारी क्षति झेली है। वे और कितने लोगों को भेज सकते हैं और कितनी क्षति झेल सकते हैं? यदि हम अच्छी चीज़ों के लिए भी बातचीत करें तो क्या हम उन्हें अपने पास रख सकते हैं? एक और बात, संयुक्त राज्य अमेरिका इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता। अगर वे इसे हल कर लेते हैं तो क्या ये संयुक्त राज्य अमेरिका के मुंह पर तमाचा नहीं होगा? क्या संयुक्त राज्य अमेरिका खुश रह सकता है? श्री ताकाशिमागावा, आपके साथ काम करना खुशी की बात है। अनिल कुमार मुस्कुराए और दूसरे पक्ष से हाथ मिलाया। अशोक मेहरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वह बहुत खुश नहीं थे। टीम लीडर चेन, कृपया जल्दी करें। अगर हम टूट गए तो इसका आप पर बहुत बड़ा असर होगा। अशोक मेहरा ने गंभीरता से कहा। अनिल कुमार, वे 2 दिन में आ जाएंगे। श्री अशोक मेहरा, हमें एक और समझौते पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। कौन सा समझौता? अशोक मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। अब जब वह ये सुनता है तो उसे सिरदर्द होने लगता है। अनिल कुमार ने अयान सक्सेना की ओर देखा और कहा, मिस्टर सक्सेना, आप मैकेनिकल तेंदुए के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आपको हमें इसके बारे में बताना चाहिए। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा, श्री अशोक मेहरा, यदि कोई भी रोबोट पैंथर पर हमला करता है, चाहे वह संक्रमित हो या नहीं,
रोबोट पैंथर उसे एक संक्रमित व्यक्ति मानकर उसे मार देगा। इसके अलावा मिशन के दौरान कुछ लोगों को चोटें भी आएंगी और इमारतों को भी कुछ नुकसान होगा। आपको इन स्थितियों को समझना होगा। अशोक मेहरा ने कुछ देर सोचा और फिर सिर हिला दिया। अयान सक्सेना ने कहा, संक्रमित लोगों को यथाशीघ्र मारने के लिए यांत्रिक तेंदुए को कुछ सड़कों को अवरुद्ध करना होगा और लोगों को आदेश का पालन करना होगा और अपने घरों में छिपना होगा। यांत्रिक तेंदुआ उन सभी को मार देगा जो आदेशों का उल्लंघन करेंगे। अशोक मेहरा ने भौहें सिकोड़ी। अयान सक्सेना ने कहा, आपने इस मुसीबत का सामना किया और संक्रमित लोगों का पता लगाना चाहा, लेकिन कई लोगों ने आपके आदेशों का पालन नहीं किया। अराजकता के भयंकर परिणाम हुए हैं। अगर आप समय लेंगे तो और अधिक लोग मरेंगे। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो हम यांत्रिक तेंदुए की दक्षता की गारंटी नहीं दे सकते। अशोक मेहरा ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, आपको पहले उन्हें कई बार चेतावनी देनी होगी और आप तुरंत गोली चलाकर हमला नहीं कर सकते। अयान सक्सेना ने सिर हिलाया। वह कोई समस्या नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या दंगाई हमारे कामों को प्रभावित करेंगे? अगर हम उनका सामना करेंगे तो हम उनका दमन कैसे करेंगे? अशोक मेहरा ने इस पर विचार किया। दंगाई पूर्वी सकुरा देश में अराजकता पैदा कर रहे हैं, इसलिए हम उनका दमन करेंगे। कर सकना। अयान सक्सेना के चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखी। दंगाइयों को दबाने से पूर्वी सकुरा देश को मदद मिलेगी, क्योंकि उनमें से कई युद्ध के दौरान कट्टरपंथी भी हैं। इन लोगों को मारना चीन के लिए भी फायदेमंद होगा। चीन ने 40 वर्षों से अधिक समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। तलवार का बलिदान देने के लिए रक्त की आवश्यकता होती है। हमें लोगों को ये बताना होगा कि चीन कोई पुराना देश नहीं है। स्विश, ताकाशिमागावा और अन्य ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डाल दी। जब पहले समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो उन्हें पता था कि उनका एकमात्र विकल्प युद्ध में मरना है। टीम लीडर चेन, मिस्टर सक्सेना, कसकर पकड़िए। मुझे आशा है कि यांत्रिक तेंदुआ इस समस्या को सुलझाने में हमारी मदद कर सकेगा। अशोक मेहरा ने गंभीरता से कहा। 2 दिन देखते ही देखते बीत गए। पूर्वी सकुरा देश के विभिन्न हिस्सों में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 20,000 से अधिक हो गई है। पूर्वी सकुरा में मरने वालों की संख्या 300,000 से अधिक हो गई, जिनमें से लगभग 20,000 उनके सैनिक थे। 3 से 4,000 अमेरिकी सैनिक भी मारे गए। डोंगजिन सिटी पोर्ट, एक विशाल मालवाहक जहाज धीरे धीरे पास आ रहा था। मालवाहक जहाज में कोई कंटेनर नहीं था, बल्कि 3,000 यांत्रिक तेंदुए थे तथा एक भी सैनिक नहीं था। समझौते में कहा गया था कि वहां 3,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे, लेकिन पट्टे की राशि केवल 30,000 यांत्रिक तेंदुए थी। ये 30,000 यांत्रिक तेंदुए 10 अलग अलग स्थानों पर उतारे जाएंगे। सैनिक बाद में आएंगे। इन यांत्रिक तेंदुओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों की आवश्यकता नहीं होती है। सिमरन की क्षमता के साथ वह आसानी से उन सभी को नियंत्रित कर सकता है। वह क्या है? ये चीनी यांत्रिक तेंदुए जैसा दिखता है। बंदरगाह पर कोई बात कर रहा था। यांत्रिक तेंदुए शीघ्रतापूर्वक और व्यवस्थित तरीके से उतर गए। इनकी रेंज 300 किलोमीटर तक है और यदि इनकी बिजली खत्म हो जाती है तो वे रिचार्ज करने के लिए किसी को ढूंढ लेते हैं। गोदी से निकलने के बाद 3,000 यांत्रिक तेंदुए तेजी से तितर-बितर हो गए। उन्होंने 3-3 के समूह बनाए और फिर 1,000 छोटे छोटे समूहों में बंट गए और व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ते रहे। वापस जाओ, तुम चीनी कूड़ा। किसी ने एक यांत्रिक तेंदुए पर बोतल फेंकी। टकराना, गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। यांत्रिक पैंथर ने एक ही गोली से उस आदमी को मार डाला। यांत्रिक तेंदुए के मुंह से जापानी भाषा में आवाज निकली, चेतावनी, कोई भी हमलावर तुरंत मारा जाएगा। आसपास के सभी लोगों ने ठंडी हवा में सांस ली। ये बहुत ज्यादा है। चेतावनी, 2 घंटे में लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सभी लोग कृपया घर लौट जाएं। जो लोग आदेश का पालन करने से इनकार करेंगे उन्हें मार दिया जाएगा। प्रत्येक यांत्रिक तेंदुए ने एक आवाज निकाली। उनकी तेज आवाजें सड़कों पर गूंज रही थीं। अध्याय 503, यांत्रिक तेंदुए द्वारा शुरू की गई हत्या। वे हमें घर जाने के लिए क्यों कहते हैं? ये सही है, मुझे विश्वास नहीं होता कि वे सचमुच हमें मारने की हिम्मत करेंगे। हर कोई चीन से आए इस कचरे को नष्ट कर दे। एक मोहल्ले में बहुत से लोग गुस्से में गालियां दे रहे थे। उनमें से कुछ ने रोबोट पैंथर पर हमला करना शुरू कर दिया। टकराना, टकराना, टकराना। यहाँ 3 यांत्रिक तेंदुए एक साथ गोली चला रहे थे। वे अपनी पीठ पर ड्रम की गोलियां लटकाए हुए थे और पहले अपने अंदरूनी हथियारों का इस्तेमाल किया। गोलियों ने तीनों हमलावरों को सटीक रूप से मार गिराया। आसपास के सभी लोग अचानक भयभीत हो गए। बैंग बैंग बैंग। यांत्रिक तेंदुए ने गोलीबारी का दूसरा दौर शुरू किया और 3 और लोग मारे गए। इस समय यांत्रिक तेंदुए ने आवाज लगाई, चेतावनी, कोई भी हमलावर सीधे मारा जाएगा। इस तरह की स्थिति कई स्थानों पर हुई है। यांत्रिक तेंदुए द्वारा सैकड़ों हमलावरों को सीधे मार डाला गया। किसी की हत्या हो गई है। कई जगहों पर भय की चीखें सुनी गईं।
पूर्वी जापान में बहुत से लोग चीनी लोगों से नफरत करते हैं और उनमें से कई लोग चीनी लोगों को नीची नज़र से देखते हैं। चीन बहुत मजबूत है और उसने लंबे समय से कोई युद्ध नहीं लड़ा है। वे सत्ता से डरते हैं पर सदाचार से नहीं। अयान सक्सेना इतना अच्छा मौका कैसे छोड़ सकते थे? जिन लोगों ने यांत्रिक तेंदुए पर हमला करने का साहस किया, उन्होंने शियाओबेई को अंतिम निर्णय देते हुए उन सभी को गोली मार दी तथा एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं छोड़ा। आपातकालीन प्रसारण। सभी लोग यांत्रिक तेंदुओं पर हमला न करें, वे हमारी मदद करने के लिए यहाँ हैं। जो कोई भी उन पर हमला करता है उसे संक्रमित व्यक्ति मानकर गोली मार दी जा सकती है। सभी नागरिक कृपया जल्द से जल्द अपने परिवार के पास लौट जाएं। 2 घंटे में अंधेरा होने के बाद कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। रोबोट पैंथर्स को आदेश का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार है। डोंगजिन में बड़ी संख्या में डिस्प्ले स्क्रीन पर समाचार प्रसारित किया जा रहा था तथा सभी निवासियों को टेक्स्ट संदेश के माध्यम से अनुस्मारक भेजे जा रहे थे। पता चला कि उनका ऐसा करने का इरादा नहीं था। आखिरकार ऐसी खबरें सार्वजनिक करना थोड़ा शर्मनाक है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये यांत्रिक तेंदुए इतने खूंखार होंगे। जो भी उन पर हमला करता वे उसे सीधे मार देते। चेतावनियों का उपयोग केवल बाद में दूसरों को चेतावनी देने के लिए किया जाता है। यदि इस समय कोई तत्काल प्रसारण नहीं हुआ और लोग और वे यांत्रिक तेंदुए एक दूसरे से आमने सामने हो गए तो संभवतः डोंगजिन खून से भर जाएगा। जल्दी करो, चलो घर चलें। ये रोबोट पैंथर सचमुच लोगों को मार सकते हैं। लानत है, सरकार ने हमसे निपटने के लिए वास्तव में चीनी रोबोट तेंदुए भेजे हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम में से बड़ी संख्या में लोग बाहर रह गए तो वे लोगों को मारने की हिम्मत करेंगे। डोंगजिन शहर के लोग जोर जोर से बहस कर रहे थे। बहुत से लोगों के पास कोई शव नहीं था, इसलिए वे अभी भी बहुत दृढ़ थे। जल्द ही उन्होंने इंटरनेट पर रोबोट तेंदुए पर हमला करने वाले लोगों की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो देखे और रोबोट तेंदुए ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक एक करके मार डाला। ठीक है, चलो वापस चलें। वापस जाओ, जल्दी वापस आओ। कई जिद्दी लोग भी वापस लौट आए। समय पल पल बीतता गया। धीरे धीरे 3000 यांत्रिक तेंदुए अनेक स्थानों पर तैनात किए गए। यांत्रिक तेंदुए महत्वपूर्ण सड़कों पर देखे जा सकते हैं। चेतावनी, अंतिम 10 मिनट में सभी को घर चले जाना चाहिए। जो लोग घर से दूर हैं उन्हें निकटतम भवन में प्रवेश करना चाहिए। जब समय पूरा हो जाएगा तो सभी यांत्रिक पैंथर हमला करेंगे। डोंगजिन शहर में 3000 यांत्रिक तेंदुए आवाजें निकालते थे। अभी भी कुछ लोग सड़क पर हैं। अंतिम चेतावनी सुनने के बाद इनमें से कुछ लोगों ने इस बारे में सोचा, डर गए और घर चले गए या छिप गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी नियति को पूरा करने से इनकार कर देते हैं। चेतावनी, अंतिम क्षण। सभी रोबोट अपनी अंतिम चेतावनी जारी कर रहे हैं। कहीं कुछ निडर युवा लोग इकट्ठे हुए। उनकी संख्या दर्जनों थी। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इतने सारे लोगों के इकट्ठा होने के बावजूद यांत्रिक तेंदुआ सचमुच उन्हें मारने की हिम्मत करेगा। पियो, आज़ादी के लिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे यांत्रिक तेंदुए हमें मारने की हिम्मत कर सकते हैं। हम चीन के इन मूर्खों की बात नहीं सुनना चाहते। युवाओं का ये समूह बियर पी रहा था। जल्द ही समय पूरा हो जाएगा। पास में ही मौजूद 3 यांत्रिक तेंदुए उनकी ओर दौड़ पड़े। चूंकि वे संख्या में कम थे, इसलिए यांत्रिक तेंदुओं ने उन पर हमला करने में गोलियां बर्बाद नहीं की, बल्कि नज़दीकी दूरी से हमला करने का तरीका अपनाया। पफ, यांत्रिक तेंदुओं में से एक ने अपने पंजों से एक आदमी का गला खरोंच दिया और आदमी का गला तुरंत कट गया। खून बह निकला। बाकी लोग डरकर चीखने लगे। कश। तीनों यांत्रिक तेंदुए बिना किसी दया के शिकार करते थे तथा हमला करने के बाद उनके पंजे फैल जाते थे, जिससे किसी व्यक्ति के शरीर को काटना उनके लिए आसान हो जाता था। हत्या। दौड़ो। लोग भयभीत होकर भाग गए। भागे हुए व्यक्ति को भी यांत्रिक तेंदुए ने तुरंत मार डाला। यांत्रिक तेंदुए इन मनुष्यों की तुलना में बहुत तेज होते हैं और उनकी मारने की क्षमता प्राकृतिक बाघों की तुलना में अधिक होती है। ये आसपास के घरों में रहने वाले कुछ लोग भयभीत हो गए। वे बाहर की स्थिति पर नजर रखे हुए थे और उनमें से कई लोगों ने सोचा था कि यांत्रिक तेंदुआ उन लोगों पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यांत्रिक तेंदुआ बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देगा। कुछ ही समय में दर्जनों लोग सड़कों पर दुखद रूप से मर गए। इस तरह की घटना डोंगजिन शहर और डोंगयिंग देश के कई अन्य स्थानों पर घटित हुई। दौड़ो। रोबोट तेंदुए ने सचमुच लोगों को मार डाला। जल्दी से इमारत के अंदर छिप जाओ। जो लोग अभी भी बाहर हैं और मारे नहीं गए हैं वे भयभीत हैं। उनमें से अधिकांश अपने घरों के पास ही थे, इसलिए वे यथाशीघ्र घर लौट आए। यदि आप घर पर नहीं हैं तो आपको तुरंत छिप जाना चाहिए। बागा, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तोसाकुरा साम्राज्य के उच्च वर्ग का एक बड़ा व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया। एक अन्य बड़े बॉस ने आह भरते हुए कहा, यह सामान्य बात है। चीन और हमारे पूर्वी सकुरा देश के बीच संबंधों को देखते हुए वे जवाबी कार्रवाई करने के लिए ऐसे अवसर का लाभ क्यों नहीं उठाएंगे?
अयान सक्सेना का घर। अयान सक्सेना, रोशनी मेहरा और अन्य ने अपना खाना खत्म कर लिया। सिमरन, परिणाम क्या है? अयान सक्सेना ने पूछा। सिमरन की स्पष्ट आवाज़ गूंजी, यार, यांत्रिक तेंदुए ने डोंगजिन शहर में 19,584 लोगों को मार डाला है और 10 स्थानों पर कुल 113,584 लोग मारे गए हैं। गोलियों की कुल संख्या 360,000 है, जिनमें से 64,763 खपत हो चुकी हैं। वर्तमान में औसत बिजली खपत 20.3% है। पर्याप्त गोला बारूद और पर्याप्त बैटरी। अयान सक्सेना शांत दिखे। यांत्रिक तेंदुओं ने 110,000 से ज्यादा लोगों को मार डाला, लेकिन इससे क्या हुआ? उस साल कितने चीनी लोग दुखद रूप से मारे गए? और वह तोसाकुरा देश की मदद कर रहा है। ये असाधारण समय है, और यद्यपि वे इतने अवज्ञाकारी हैं, पूरा समाज अत्यंत असुरक्षित है। ज़ियाओबेई, संक्रमितों को ढूंढो और उन्हें मार डालो। हर बार जब आप किसी संक्रमित व्यक्ति को मारते हैं तो उसका पता तोसाकुरा सेना को भेजें। अयान सक्सेना ने आदेश दिया। रोबोट बहुत शक्तिशाली हैं और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मारना आवश्यक है, लेकिन वे काम करना बंद नहीं कर सकते, अन्यथा उन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारी सार्वजनिक दबाव पड़ेगा। इसके अलावा वे अमेरिकी सैनिकों के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं। अगर उनके पास कोई प्रभावशाली सैन्य उपलब्धि नहीं है तो ये शर्मनाक होगा। यह एक व्यक्ति है। सभी यांत्रिक पैंथर तेजी से चलते हैं। ज़ियाओबेई को पता है कि कई संक्रमित लोग कहाँ छिपे हुए हैं। एक निश्चित इमारत। लिफ्ट से 3 यांत्रिक तेंदुए बाहर आए और उनमें से एक ने लिफ्ट का बटन दबाया। यांत्रिक तेंदुआ लिफ्ट में घुस गया। अन्य 2 में से एक अग्नि निकास मार्ग से ऊपर चला गया। आखिरी व्यक्ति निगरानी रखने के लिए वहीं रुक गया। ज़ियाओबेई को निगरानी के माध्यम से पता चला कि इस इमारत में संक्रमित लोग छिपे हुए थे, और मोटे तौर पर यह जान लें कि दूसरा व्यक्ति किस स्तर पर है। डिंग डोंग, यांत्रिक तेंदुआ लिफ्ट से सबसे पहले पहुंचा। उसने अपना पंजा बढ़ाया और एक घर के दरवाजे की घंटी बजाई। कौन? दरवाज़ा जल्दी से खुल गया। जब उस आदमी ने दरवाज़ा खोलते हुए बाहर खड़े यांत्रिक तेंदुए को देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। चुप रहें, यांत्रिक तेंदुए के मुंह से आवाज़ निकली। लक्ष्य इस घर में नहीं था, इसलिए यांत्रिक तेंदुए ने अगले दरवाजे की घंटी बजाई। अध्याय 504, यांत्रिक कोर की शक्ति। दरार। दरवाज़ा खुल गया। जिस व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला वह 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। टकराना। यांत्रिक तेंदुए ने अपना सिर उठाया और सीधे गोली चला दी। पहले घर में रहने वाला आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा। ये सुनकर उसकी पत्नी और 2 बच्चे दौड़कर दरवाजे की ओर दौड़े। यांत्रिक तेंदुए ने दूसरे घर का दरवाजा खोला। शरीर नीचे गिर गया। ये दृश्य देखकर दरवाजे पर खड़ी पत्नी भी चीख पड़ी। गर्जन। दूसरे कमरे से दहाड़ने की आवाज आई। एक अन्य संक्रमित व्यक्ति ने तुरंत यांत्रिक तेंदुए पर हमला कर दिया। टकराना। एक और गोली चली। इस संक्रमित व्यक्ति को भी यांत्रिक तेंदुए ने मार डाला। यांत्रिक तेंदुआ कमरे में घुसा और चारों ओर नजर दौड़ाए। कोई और संक्रमित व्यक्ति न पाकर वह जल्दी से लिफ्ट में बैठकर चला गया। पत्नी, बच्चों को अंदर ले जाओ। पहले घर का आदमी साहपूर्वक दूसरे घर के दरवाजे के पास पहुंचा। जल्द ही वह स्तब्ध रह गया। मृत्यु द्वार पर खड़े व्यक्ति की भुजाओं पर कई शल्य थे और यह स्पष्ट था कि वह संक्रमित हो गया था। वह सावधानी से कमरे में दाखिल हुआ। वहां न केवल वह व्यक्ति मौजूद था जिसे मैकेनिकल पैंथर ने मार डाला था, बल्कि उसकी पत्नी और नवजात शिशु भी मर चुके थे, लेकिन वे संक्रमित नहीं हुए। वह आदमी घबरा गया। पड़ोसी के घर में 2 संक्रमित लोग थे। अगर यांत्रिक तेंदुए ने उन्हें नहीं मारा होता तो शायद उनका पूरा परिवार मर जाता। अनजाने में एक रात बीत गई। केवल एक रात में 3 से 4 हजार संक्रमित लोग ठीक हो गए। वैसे कुछ अति चीन विरोधी तत्वों का भी सफाया कर दिया गया। ज़ियाओबेई के पास ऐसे लोगों का डेटा है जो चीन के घोर विरोधी हैं। अगर हम उन्हें अभी नहीं साफ करेंगे तो कब साफ करेंगे? सभी लोग ध्यान दें, डोंगजिन शहर की नाकाबंदी हटा ली गई है। 3000 यांत्रिक पैंथरों में से केवल एक ही बचेगा। यदि आपको किसी संक्रमित व्यक्ति का कोई निशान मिले तो कृपया यांत्रिक पैंथर को सूचित करें। 3000 यांत्रिक तेंदुए एक साथ चिल्लाए। उनमें से अधिकांश लोग व्यवस्थित तरीके से डोंगजिन शहर से चले गए। जिन संक्रमित लोगों के बारे में ज़ियाओबेई को पता था उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया है। बेशक ऐसी कुछ बातें होंगी जो हम नहीं जानते। शेष यांत्रिक पैंथर धीरे धीरे उन्हें साफ कर सकते हैं। अन्य स्थानों पर यांत्रिक तेंदुए भी चले गए। पूरे पूर्वी सकुरा देश में कई जगहें हैं जहां उन्हें साफ सफाई की जरूरत है। सर, यांत्रिक तेंदुए ने कल रात 3000 से अधिक संक्रमित लोगों को मार डाला। तोसाकुरा सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी। कितना स्पष्ट? श्री हिगाशिनागाकू ने संदेह से पूछा। सर, जब भी हम उनमें से किसी एक को हल करेंगे वे जानकारी अपलोड कर देंगे ताकि हमारे सैनिक तुरंत इसकी पुष्टि कर सकें। इससे बहुत से संक्रमित लोग मारे गए,
लेकिन बूढ़े आदमी ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, लेकिन क्या? उसके सामने बैठे बॉस ने गहरी आवाज में कहा, मास्टर, संक्रमितों के अलावा मैकेनिकल तेंदुए ने भी कुछ लोगों को मार डाला। वे लोग हमारे देश में बहुत चीन विरोधी हैं। यांत्रिक तेंदुए ने इसे साफ करने का अवसर लिया। बूढ़े आदमी ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। कितने? सर, अभी तक कोई विशिष्ट डेटा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि यह संख्या 100 मिलियन से कम नहीं होगी। इन लोगों की सभी प्रकार की पहचान है। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे और बोले, उन्हें जो करना है करने दो। अमेरिकी सैनिकों को इतने सारे संक्रमित लोगों को बाहर निकालने में इतना समय लगा। वे अमेरिकी सैनिकों की तुलना में संक्रमित लोगों को बहुत तेजी से बाहर निकाल रहे हैं। चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शक्ति संतुलन उलटने लगा है। कुछ लोगों को सफाई की जरूरत है, अन्यथा अगर वे चीन के साथ युद्ध भड़काते हैं तो यह विनाशकारी होगा। रिपोर्टर ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। यांत्रिक पैंथरों ने जबरदस्त ताकत दिखाई है। वे बहुत तेज हैं और उनकी निशानेबाजी की सटीकता भी बहुत अधिक है। रक्षा भी असामान्य है। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या किसी ने उन्हें गोली मारी? रिपोर्टर ने कहा, कुछ संक्रमित लोगों ने उन पर बंदूकों से गोली चलाई। वे उन्हें मार तो गए, लेकिन यांत्रिक पैंथर के खोल पर केवल हल्का सा ही दाग लगा। कल रात 30,000 यांत्रिक तेंदुओं में से एक भी नहीं खोया गया। बुजुर्ग गंभीर दिख रहे थे। कुछ पाने की कोशिश करो, हमें इसकी जरूरत है। हुईबाओ ने असहाय होकर कहा, मास्टर, यह मुश्किल है। वे यांत्रिक तेंदुए हमेशा 3 के समूह में कार्य करते हैं और कुछ मीटर की दूरी पर अन्य दल भी होते हैं। यदि किसी रोबोट तेंदुए को कुछ भी हुआ तो अन्य रोबोट तेंदुओं को इसके बारे में पता चल जाएगा। श्री जी ने कहा, उनकी बैटरी की शक्ति सीमित है। जब उनकी बैटरी की शक्ति कम होगी तो सब ठीक रहेगा। सिर हिलाते हुए रिपोर्ट करें। मास्टर, वे किसी को चार्ज करने के लिए ढूंढ लेंगे। डोंगजिन शहर में बचे हुए कई यांत्रिक तेंदुए हमला कर रहे हैं। बूढ़े आदमी ने असमंजस में पूछा, आपने इसे कैसे चार्ज किया? उन्होंने कहा, कुछ दुकानें खुली हैं और वे अंदर जाकर दुकान मालिकों से बैटरी चार्ज करने में मदद मांगते हैं। दुकान मालिक उनके अनुरोध को अस्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। श्री जी, उन्होंने गहरी आवाज में कहा, ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। एक शक्तिशाली कृत्रिम बुद्धिमत्ता उनके कार्यों को नियंत्रित कर रही है। रिपोर्ट ने सिर हिला दिया। एक अन्य व्यक्ति आया और बोला, मास्टर, कल रात कई लोग मर गए और इंटरनेट पर बहुत आलोचना हुई, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि रोबोट ने उन्हें बचाया। हम प्रचार कैसे शुरू करें? बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, सकारात्मक प्रचार करें। इस बात पर ध्यान दें कि यांत्रिक तेंदुए ने कितने संक्रमित लोगों को खत्म किया है। अभी चीन को नाराज करने का अच्छा समय नहीं है। जो लोग मारे गए, अराजकता के समय में कठोर दंड का इस्तेमाल किया जाता है। अब यह एक युद्ध है। उनकी अराजकता दूसरों को मार डालेगी। इस दृष्टिकोण से हमें ये बात जनता तक फैलाने की जरूरत है। आगंतुक ने सिर हिलाया। जल्द ही वह व्यवस्था करने के लिए चला गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रात में 3,500 संक्रमित लोगों को खत्म कर दिया। इस बेस के कमांडर ने भौहें सिकोड़ी। उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 30,000 लोगों को तैनात किया और इतने लंबे समय में समाप्त किए गए संक्रमणों की संख्या इससे अधिक नहीं थी, और उनके स्वयं के हताहतों की संख्या भी कम नहीं थी। यांत्रिक तेंदुए ने कितना खोया? कुछ टूटे हुए यांत्रिक तेंदुए लाओ और हम उन्हें वो राज्य में भेज देंगे। बेस कमांडर ने पूछा, सर, कल रात मैकेनिकल तेंदुए को कोई नुकसान नहीं हुआ क्या? बेस कमांडर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। क्या संक्रमित लोग बहुत शक्तिशाली हैं? वे लोगों पर कार चढ़ा सकते हैं, बंदूक चला सकते हैं तथा एक रात में बिना किसी नुकसान के लोगों को मार सकते हैं। उनके कई ठिकानों पर संक्रमितों ने आक्रमण कर दिया है। हाँ, यांत्रिक तेंदुआ बहुत तेज होता है और उसकी प्रतिरक्षा क्षमता बहुत मजबूत होती है। बेस कमांडर आगे पीछे घूमते हुए गहरी आवाज में बोले, हमें ऐसा शक्तिशाली यांत्रिक तेंदुआ विकसित करना चाहिए। हमारे लोगों को उनसे निपटने का रास्ता खोजने का आदेश दीजिए। यह आदेश शीघ्र ही सैनिकों में से एक तक पहुंच गया। यह इकाई उनकी विशिष्ट इकाई है। वहां लगभग 50 लोग हैं। जिस क्षेत्र में वे हैं वहां पहले से ही यांत्रिक पैंथर गतिविधि मौजूद है। इलेक्ट्रॉनिक जैमर का उपयोग करें। उच्च अधिकारियों ने हमसे कुछ यांत्रिक तेंदुओं को पकड़ने के लिए कहा। टीम के नेता ने आदेश दिया। हाँ, उनके पास एक इलेक्ट्रॉनिक जैमर कार थी और जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक जैमर सक्रिय हो गया, जिससे पास में खड़े 3 यांत्रिक तेंदुए प्रभावित हुए। लेकिन फिर भी वे कम दूरी के संचार का उपयोग करके संदेश भेजने में सफल रहे। बाकी यांत्रिक तेंदुओं ने भी इसे तुरंत ही थोड़ी दूरी पर प्राप्त कर लिया। अरे, रोबोट तेंदुए को लगभग 5,000 लोगों की एक अमेरिकी सैन्य इकाई द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से बाधित किया गया है। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अयान सक्सेना ने कहा, उन्हें चेतावनी दीजिए। अगर वे चेतावनी के बाद भी ऐसा करना जारी रखते हैं तो उन पर हमला कर दीजिए।
एक बार लड़ाई शुरू हो जाए तो हम उन सबको नष्ट कर देंगे। अध्याय 505 यांत्रिक तेंदुआ बनाम अमेरिकी सैनिक। चेतावनी, आप हम पर इलेक्ट्रॉनिक हमला कर रहे हैं। कृपया तुरंत रुकें, अन्यथा हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। चेतावनी देना। पास में ही 3 यांत्रिक तेंदुए आवाजें निकाल रहे थे और वे चीनी और अंग्रेजी दोनों में बोल रहे थे। वे इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से प्रभावित थे, लेकिन आखिरकार ऑनबोर्ड जैमर्स का प्रदर्शन उतना मजबूत नहीं था। यांत्रिक तेंदुए के सबसे बुनियादी कार्य अभी भी मौजूद हैं। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन ड्रोन पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है। अयान सक्सेना की विमान निर्माण तकनीक अब प्रसिद्ध हो चुकी है और शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन बहुत मजबूत है, इसलिए इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। हस्तक्षेप कार आ रही है। पूर्ण शक्ति हस्तक्षेप। अमेरिकी सेना के कमांडर वुड्रो ने आदेश दिया। एक टीम आगे बढ़ती है और युद्ध के लिए तैयार होती है। 10 लोगों की इस टीम को 2 स्क्वाड्रन में बांटा गया था। हर टीम में एक व्यक्ति था। एक टीम के 10 लोग तेजी से आगे बढ़े। वे तीनों यांत्रिक तेंदुओं का सामना करने में आश्वस्त थे। चेतावनी, कृपया इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप तुरंत बंद करें, अन्यथा इससे उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम का भार आपको उठाना होगा। हमारे जवाबी हमले की उल्टी गिनती 10, 9, 8 यांत्रिक तेंदुए ने फिर चेतावनी दी, लेकिन अमेरिकी सैनिक नहीं रुके। सबसे नजदीक के 6 यांत्रिक तेंदुए दौड़ते हुए आए। यांत्रिक तेंदुए हमेशा 3 के समूह में चलते हैं और उनके आसपास हमेशा 3-3 के 2 अन्य समूह मौजूद रहते हैं। 9 यांत्रिक तेंदुओं ने एक लड़ाकू दल का गठन किया। आगे 2 और लड़ाकू टीमें हैं। इससे ये सुनिश्चित होता है कि यदि किसी यांत्रिक तेंदुए पर हमला होता है तो उसके साथ ही तुरंत जवाबी हमला कर सकते हैं और सहायता के लिए तुरंत आसपास यांत्रिक तेंदुए मौजूद रहेंगे। जाता रहना। पास जाओ और उन्हें उलझाने के लिए रस्सी का जाल डालो। अमेरिकी सैनिक 3 यांत्रिक तेंदुओं के बहुत करीब थे। बैंग 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 3 गोलियां चलाई गईं। कुछ मीटर दूर अन्य मैकेनिकल पैंथर्स ने गोलीबारी शुरू कर दी और उनकी तीनों गोलियां इलेक्ट्रॉनिक जैमर पर लगीं। मैकेनिकल लेपर्ड की निशाना लगाने की क्षमता बहुत अधिक थी तथा तीनों गोलियां लक्ष्य पर लगीं, जिससे इलेक्ट्रॉनिक जैमर तुरंत नष्ट हो गया। बैंग 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 3 और गोलियां चलीं। पास में मौजूद 3 अन्य मेचा पैंथर्स ने भी गोलीबारी शुरू कर दी, जिनमें से प्रत्येक ने छत पर मौजूद एक मशीन गनधारी को गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। लानत है, दुश्मन हमला करता है, जवाबी हमला करता है, जवाबी हमला करता है। वुड्रो आश्चर्य से चिल्लाया। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यांत्रिक तेंदुआ उन पर हमला करने की हिम्मत करेगा। बैंग 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 यांत्रिक तेंदुए, जिनके साथ अभी अभी इलेक्ट्रॉनिक रूप से छेड़छाड़ की गई थी, भी संभल गए। उन्होंने लचीले ढंग से अपनी स्थिति बदली और तुरंत जवाबी हमला शुरू कर दिया। टिक 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 टकराना। 100 लोगों की यह अमेरिकी टीम एक बेहतरीन ताकत थी। उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया की और तेजी से जवाबी हमला किया। स्वचालित राइफलों और मशीन गनों की मारक क्षमता बेतहाशा बढ़ रही थी और टीम में शामिल निशानेबाज भी तेजी से आगे बढ़ने लगे। बस कुछ ड्रोन तेजी से उड़ गए। बैंग 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 यांत्रिक तेंदुए अपनी लचीलेपन और उच्च रक्षा क्षमता पर भरोसा करते हुए चलते हुए दुश्मन पर तेजी से गोली चलाते थे। सबसे नजदीकी 3 यांत्रिक तेंदुए दुश्मन सेना पर टूट पड़े। मार डालो। अरे, वे तो बहुत तेज हैं। अमेरिकी सैनिकों ने बेतहाशा गोलीबारी की। तीव्र गोलाबारी के कारण मैकेनिकल पैंथर को शीघ्र ही नीचे गिरा दिया गया। बूम। जिस क्षण यांत्रिक तेंदुए ने अपनी प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी, एक जोरदार धमाका हुआ और यांत्रिक तेंदुआ हिंसक रूप से फट गया। मैकेनिकल तेंदुए के अंदर बहुत सारे उच्च विस्फोटक हैं। जब कुछ गलत होता है तो मैकेनिकल तेंदुआ तुरंत विस्फोट हो जाएगा। भीषण विस्फोट से पास में स्थित एक बख्तरबंद वाहन नष्ट हो गया। विस्फोट से आसपास के कुछ पैदल सैनिक भी प्रभावित हुए। बैंग 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 पास में खड़े 2 अन्य यांत्रिक तेंदुए इससे प्रभावित नहीं हुए। वे मशीन थे और उन्हें कोई डर नहीं था। उनके आसपास के प्रभावित सैनिकों को उन्होंने तुरंत गोली मारकर मार डाला। बूम बूम यांत्रिक तेंदुए की पूंछ में एक विशेष ग्रेनेड छिपा हुआ है। उन्होंने ग्रेनेड भी फेंके। ग्रेनेडों से भी काफी जनहानि हुई। भाड़ में जाओ। एक ड्रोन एक मैकेनिकल पैंथर से टकरा गया। ये ड्रोन एक आत्मघाती ड्रोन था जो बम लेकर जा रहा था। यांत्रिक तेंदुआ एक क्षण में कई मीटर दूर उड़ गया और ड्रोन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और तुरंत जमीन पर गिरकर विस्फोट हो गया। आत्मघाती ड्रोन वाहनों और मानव सैनिकों के खिलाफ तो काफी प्रभावी हैं, लेकिन वे तेज गति से चलने वाले रोबोट तेंदुओं के खिलाफ उतने प्रभावी नहीं हैं। ड्रोन के लिए यांत्रिक तेंदुए को नष्ट करना कठिन है। यांत्रिक तेंदुआ अधिकतम 20 मीटर प्रति सेकंड की गति तक पहुंच सकता है। ड्रोन द्वारा ले जाए जाने वाले बम आमतौर पर विशेष रूप से शक्तिशाली नहीं होते हैं और यांत्रिक तेंदुआ अधिकतम मारक सीमा से बच निकलने में सक्षम है। अरे, हमलावर हेलीकॉप्टरों को आने में कितना समय लगेगा? ये चीजें बहुत जटिल हैं। वुड्रो चिल्लाया। उनके पास एक हेलीकॉप्टर है, लेकिन वह नजदीक में नहीं है और हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने और वहां पहुंचने में 4 या 5 मिनट लगेंगे।
सर, इसमें 3 मिनट और लगेंगे। वुड्रो, जल्दी करो। इन रोबोट तेंदुओं को पकड़ना जितना हमने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन है। उन्हें रोबोट पैंथर के बारे में जानकारी है और वे जानते हैं कि यह 1 से 10 की दर से ड्रग डीलरों से लड़ सकता है। लेकिन उनकी राय में, क्या वे ड्रग डीलर उनकी नियमित सेना के बराबर हो सकते हैं? उनमें अभी भी यांत्रिक तेंदुए के प्रति कुछ घृणा है। परिणामस्वरूप कुछ ही समय में दर्जनों लोगों की मौत हो गई। सिमरन, अन्य यांत्रिक तेंदुओं को आने में कितना समय लगेगा? अयान सक्सेना ने पूछा। वह अपने कंप्यूटर पर मुकाबले का लाइव प्रसारण देख रहा था। ये रोबोट तेंदुओं की पहली आधिकारिक लड़ाई थी। उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उनमें से कुछ ही थे। सिमरन, मास्टर, 2 टीमें तेजी से आ रही हैं। उनके 2 मिनट में पहुंचने की उम्मीद है। अधिक दूरी तक जाने वाले यांत्रिक तेंदुए को 7 मिनट लगेंगे। अयान सक्सेना ने हल्का सा सिर हिलाया। यदि अन्य 2 टीमें भी लड़ाई में शामिल हो जाएं तो तीनों टीमों में कुल मिलाकर 27 यांत्रिक तेंदुए हो जाएंगे। ये बहुत शक्तिशाली है। टकराना, एक अन्य यांत्रिक तेंदुआ भी विस्फोटित हो गया। इन अमेरिकी सैनिकों की मारक क्षमता अभी भी बहुत मजबूत है। 2 मिनट जल्दी ही बीत गए। पास की 2 टीमें दौड़कर वहां पहुंचीं। इस समय प्रथम टीम के 9 यांत्रिक तेंदुए में से 5 नष्ट हो गए थे तथा 70 से 80 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। बैंग बैंग बैंग, वहां पहुंचे 18 यांत्रिक तेंदुओं ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इस शक्तिशाली बल के कारण अमेरिकी सैनिकों की हताहतों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। कुछ ही समय में उनमें से अन्य 40 या 50 लोग मर गए। अरे, तुम लोग अभी तक यहाँ नहीं आए? हमें पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। वुड्रो चिल्लाया। इसमें केवल आधा मिनट लगेगा। हेलीकॉप्टर पायलट ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। आधा मिनट? वुड्रो ने दांत पीस लिए। आधा मिनट काफी कम समय है, लेकिन 20 से अधिक यांत्रिक तेंदुओं के हमले का सामना करते हुए उनमें से कई आधे मिनट में ही मर जाएंगे। मैकेनिकल पैंथर की निशानाबाजी बहुत सटीक है और उनके पास मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है। जब तक उन पर भारी गोलाबारी नहीं होती या उनके महत्वपूर्ण अंगों पर चोट नहीं लगती, तब तक यांत्रिक तेंदुए चलते रह सकते हैं। सहायता शीघ्र ही प्राप्त होगी। हर कोई बस अपनी सुरक्षा करें। वुड्रो ने पुकारा। उसने कहा तो सही, पर यह बेकार था। मशीनी चीते चारों तरफ से हमला कर रहे थे। सामने की गोलियों से बचकर भी वे पीछे की गोलियों से नहीं बच सकते थे। आधा मिनट जल्दी ही बीत गया। अन्य 30 या 40 अमेरिकी सैनिक मारे गए। उनकी कुल मृत्यु संख्या 150 से अधिक हो गई। शुरू करना। अंततः 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर वहां पहुंचे और उन्होंने एक हेलफायर मिसाइल दागी, जो तेजी से 2 यांत्रिक तेंदुओं के पास पहुंची। रोबोट तेंदुए की गति काफी तेज है, लेकिन मिसाइलों के सामने इसकी गति काफी नहीं है। बूम बूम, 2 यांत्रिक तेंदुए नष्ट कर दिए गए। वे कुछ को चकमा देने में सफल रहे, लेकिन मिसाइलें काफी शक्तिशाली थीं। सिमरन, यांत्रिक तेंदुओं को आगे बढ़ने दो और दुश्मनों के साथ मिल जाओ ताकि हमें उनके मिसाइलों से हमला करने का डर न रहे। अयान सक्सेना की जिंदगी एक परी की तरह थी। अध्याय 506। युद्ध खत्म हो गया है, सभी दुश्मन नष्ट हो गए हैं। अच्छा गुरुजी। 1 दर्जन या उससे अधिक यांत्रिक तेंदुओं ने तुरंत आदेश प्राप्त कर लिया। वे तेज गति से अमेरिकी सैनिकों की ओर दौड़े। शुरू करना। जैसे ही वे निकट पहुंचे, 2 और यांत्रिक तेंदुए नष्ट हो गए। अयान सक्सेना का मानना था कि यांत्रिक तेंदुए के पास सशस्त्र हेलीकॉप्टरों से निपटने का अच्छा तरीका नहीं था, जो एक कमी थी। मैकेनिकल लेपर्ड के लिए इस कमी को ठीक करना कठिन है। आखिरकार, एक रोबोट हल्का, तेज और कम लागत वाला होना चाहिए। आप उस पर सब कुछ नहीं लाद सकते। यांत्रिक बाघ अभी भी आवश्यक है। एक निश्चित संख्या में यांत्रिक तेंदुओं की तुलना कई यांत्रिक बाघों से की जा सकती है। अयान सक्सेना ने मन ही मन कहा। रोबोट टाइगर व्यक्तिगत विमान रोधी मिसाइलें ले जा सकता है, जो वायु रक्षा क्षमताओं की कमी को पूरा कर सकता है। युद्ध शुरू करते समय यांत्रिक बाघ छिप जाता है। अगर कोई हेलीकॉप्टर आ रहा है तो वह मिसाइलों को लॉन्च करेगा। अगर कोई हेलीकॉप्टर नहीं है तो वह युद्ध में भाग नहीं लेगा। मैकेनिकल टाइगर कम लचीला होता है और छिपता नहीं है। ड्रोन का सामना करते समय ये बहुत जोखिम भरा होता है। कोई भी हथियार पुनर्तः सही नहीं है। अच्छा सहयोग ही कुंजी है। लानत है, वुडेलू बहुत बदसूरत लग रहा था। हमलावर हेलीकॉप्टरों ने आकर 4 रोबोट पैंथरों को नष्ट कर दिया, लेकिन शेष रोबोट पैंथरों ने उनसे नजदीकी लड़ाई की। अब सशस्त्र हेलीकॉप्टरों के लिए मिसाइलें दागना कठिन हो गया है। ये मिसाइलें शक्तिशाली हैं और वे यांत्रिक तेंदुओं को नष्ट कर सकती हैं, लेकिन वे स्वयं को भी भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। टिक टिक टिक। सशस्त्र हेलीकॉप्टरों ने बमबारी के लिए मशीन गनों का इस्तेमाल किया। मशीन गन की शक्ति से एक ही वार से मैकेनिकल तेंदुआ नष्ट हो जाएगा, लेकिन यांत्रिक तेंदुआ बहुत तेज होता है और उस पर निशाना लगाना कठिन होता है। समय सेकंड दर सेकंड बीतता है। बेशक कुछ यांत्रिक पैंथर्स नष्ट हो गए, लेकिन अमेरिकी सैनिकों की हताहतों की संख्या उनकी तुलना में कहीं अधिक थी। जल्द ही मारे गए और घायल हुए अमेरिकी सैनिकों की संख्या 200 तक पहुंच गई।
इस दौरान 1 दर्जन से अधिक यांत्रिक तेंदुए भी नष्ट कर दिए गए। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। मिस्टर जियांग ने फोन किया। वह एक बड़े सैन्य नेता हैं। अयान सक्सेना ने कॉल का जवाब दिया। मिस्टर जियांग, क्या अच्छी खबर है? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए पूछा। फोन के दूसरी ओर श्री जियांग ने पूछा, अर्जुन सक्सेना, आपका रोबोट तेंदुआ पूर्वी सकुरा देश में अमेरिकियों के साथ लड़ रहा है, क्या आपको ये पता था? अयान सक्सेना, उन्होंने यांत्रिक तेंदुए को पकड़ने के लिए इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप का इस्तेमाल किया। यांत्रिक तेंदुए ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो सभी परिणाम संयुक्त राज्य अमेरिका को भुगतने होंगे। जियांग लाओदाओ, अर्जुन सक्सेना, परिणाम क्या है? आप जीते क्या? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, बूढ़े जियांग, हम अभी भी लड़ रहे हैं। नतीजा चाहे जो भी हो, हम अजेय हैं। वे मर गए, लेकिन मरने वाले उनके खास सैनिक थे। एक यांत्रिक तेंदुए की कीमत 100,000 से भी कम है। मैं उनके साथ खेलने के लिए बस 1 घंटे का समय ही बना सकता हूँ। श्री जियांग ने पूछा, वर्तमान युद्ध हानि अनुपात क्या है? अयान सक्सेना ने कहा, फिलहाल 16 यांत्रिक तेंदुए नष्ट हो चुके हैं और 213 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। युद्ध के मैदान में अब केवल 11 यांत्रिक तेंदुए बचे हैं। बूढ़े जियांग की आंखें चमक उठीं। ये युद्ध क्षति अनुपात काफी अच्छा है। क्या हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे यदि केवल 11 यांत्रिक पैंथर बचे रहें? अब जब हमने ये लड़ाई शुरू कर दी है तो हमें जीतना ही होगा, जियांग लाओ ने गहरी आवाज में कहा। अयान सक्सेना मुस्कुराए और बोले, मिस्टर जियांग, मुझे लगा कि आप मुझे रोक देंगे। जियांग लाओ, मैं तुम्हें क्यों रोकूं? उन्होंने ही उकसावे की शुरुआत की है और हम सही हैं, इसलिए आगे बढ़ो और उनकी पिटाई करो। जीतने के बाद आप उनसे बातचीत की मेज पर बहस कर सकते हैं। क्या हम जीत सकते हैं? अयान सक्सेना ने कहा, मिस्टर जियांग, इसकी चिंता मत कीजिए। पास के 2 अन्य स्क्वाड्रनों से यांत्रिक तेंदुए जल्द ही आ जाएंगे। प्रत्येक स्क्वाड्रन में 17 यांत्रिक तेंदुए हैं। अच्छी बात है। श्री जियांग ने राहत की सांस ली। जब हम अमेरिकियों के साथ व्यवहार करते हैं तो जब हम जीतते हैं तो वे हमसे बात करने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं, लेकिन जब हम हारते हैं तो वे अधिक आक्रामक हो जाते हैं। वे लुटेरे हैं, तर्क है। अयान सक्सेना, मिस्टर जियांग, चिंता न करें। पूर्वी सकुरा कंट्री की ओर 54 यांत्रिक तेंदुए तेजी से आगे बढ़े। वुड्रो को संदेश मिल गया। लानत है, अचानक उसका चेहरा बहुत बदसूरत हो गया। हेलीकॉप्टर, जाओ और यहाँ आने वाले सुदृढ़ीकरण से निपटो। ये सर्वत्र है। वुड्रो ने तुरंत आदेश दिया। 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर तुरंत ही उसे रोकने के लिए आगे बढ़े। जल्द ही उन्होंने यांत्रिक तेंदुए को आते देखा। हे भगवान, वुड्रो और अन्य लोग बड़ी मुसीबत में हैं। 2 हेलीकॉप्टर गनशिपों ने तुरंत गोलीबारी शुरू कर दी तथा हेलफायर मिसाइलों से कुछ मेचा पैंथर्स को नष्ट कर दिया। लेकिन एक अपाचे केवल 10 हेलफायर मिसाइलें ही ले जा सकता है और उनमें से कई का इस्तेमाल हो चुका है। बाकी बची मिसाइलें 27 यांत्रिक तेंदुओं से कैसे निपट सकती हैं? इसके अलावा, इससे पहले कि वे सभी हेलफायर मिसाइलों का उपयोग कर पाते, मैकेनिकल तेंदुआ पहले ही वुड्रो और उसके आदमियों के पास पहुंच चुका था। सब खत्म हो गया। वुड्रो की आंखों में निराशा थी। वहां लगभग 40 नए यांत्रिक तेंदुए दौड़ रहे थे। मूल लोगों की तुलना में शेष लोग निश्चित रूप से उनके सामने कुछ भी नहीं थे। सर, हमें आत्मसमर्पण करना होगा। हम उन्हें हरा नहीं सकते। वुड्रो के पास बैठा एडजुटेंट चिल्लाया। वुड्रो चौंक गया। समर्पण? सर, अगर हम आत्मसमर्पण कर दें तो हम जीवित रह सकते हैं। अगर हम आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो हम सब यहीं मर जाएंगे, सहायक ने फिर कहा। पफ! अगले ही पल सहायक को सिर में गोली मार दी गई। वुड्रो के चेहरे पर भय का भाव दिखाई दिया और वह आत्मसमर्पण करने के लिए चिल्लाने ही वाला था, लेकिन ऐसा करने से पहले ही उसे भी गोली मार दी गई। इतने सारे यांत्रिक तेंदुओं के शामिल होने से मारक क्षमता में काफी वृद्धि हुई है। कुछ ही समय में शेष 200 अमेरिकी सैनिकों में से केवल 100 ही बचे और वे घबराहट में पराजित हो गए। लेकिन अब यहाँ 40-50 यांत्रिक तेंदुए हैं और वे बहुत तेज हैं। भागना आसान कैसे हो सकता है? जल्द ही उनके शेष सैनिकों की संख्या 100 से भी कम रह गई। आत्मसमर्पण? हम आत्मसमर्पण करते हैं। मुझे मत मारो, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। किसी ने नेतृत्व संभाला और शेष सैनिकों ने अपने हथियार फेंक दिए तथा आत्मसमर्पण कर दिया। वे ढह गए। मेचा पैंथर्स को मारना मुश्किल है और वे अपनी बंदूकों से बहुत सटीक निशाना लगाते हैं। वे अपनी पूंछ से ग्रेनेड भी फेंक सकते हैं। शेष शत्रुओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है। क्या हमें उन्हें नष्ट करना जारी रखना चाहिए? सिमरन ने पूछा। अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं और उसने गहरी आवाज में कहा, अगर तुम हार गए तो बस आत्मसमर्पण कर दो और घर चले जाओ। ये कैसे संभव हो सकता है? उन सब को नष्ट कर दो। सिमरन, मेरे प्यारे, जो यांत्रिक तेंदुआ रुक गया था उसने अचानक फिर से गोलीबारी शुरू कर दी और दर्जनों लोग जो आत्मसमर्पण करने वाले थे सभी को गोली लग गई। दोनों हेलीकॉप्टरों पर सवार लोगों ने यह दृश्य देखा।
उन्हें अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। अतीत में जब वे चीनी सेना के खिलाफ लड़ते थे तो जब तक वे आत्मसमर्पण करना चुनते थे चीनी सेना उन्हें नहीं मारती थी। अब यदि गुबेन आत्मसमर्पण कर देंगे तो वे मर जाएंगे। इससे युद्ध में शामिल होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। बूम बूम। दोनों हेलीकॉप्टरों में अभी भी कुछ हेलफायर मिसाइलें थीं। उनकी तरफ से कोई जीवित नहीं बचा था, इसलिए उन्होंने मिसाइलें दाग दीं। टिक टिक टिक। जब उनकी मिसाइलें खत्म हो गईं तो उन्होंने हमला करने के लिए मशीन गनों का इस्तेमाल किया, लेकिन तेज गति से चलने वाले यांत्रिक तेंदुए तितर-बितर हो गए और उन्होंने उनका पीछा नहीं किया। ज़ियाओ बेई, क्या आप इन 2 हेलीकॉप्टरों को नियंत्रित कर सकते हैं? अयान सक्सेना ने पूछा। ज़ियाओ बेई, यार, वे इंटरनेट से जुड़े नहीं हैं, लेकिन मैं उनके बेस पर मिसाइल लॉन्चर को नियंत्रित कर सकता हूँ। क्या हमें उन्हें मार गिराने के लिए मिसाइलें दागने की ज़रूरत है? अयान सक्सेना ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा और अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, अचानक अमेरिका को नाराज़ मत करो। जब तुम इसे देखो, इसे ले लो। अध्याय 507 बॉस आधी रात को बैठक करते हैं। तोसाकुरा देश, संयुक्त राज्य अमेरिका का एक निश्चित आधार। जनरल राचेल, हमें क्या करना चाहिए? एक अधिकारी ने चेहरे पर अत्यंत गंभीर भाव लाते हुए पूछा। उसके सामने राहेल बहुत दुखी दिख रही थी। वे अग्रिम मोर्चे पर चल रही लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे। उन्हें लगा कि कुछ यांत्रिक तेंदुओं को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा, और अगर वे असफल भी हुए तो कोई नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि यांत्रिक तेंदुआ उन पर हमला करेगा और सैकड़ों लोगों की उनकी विशिष्ट सेना पराजित हो जाएगी। 100 लोगों की पूरी सेना नष्ट हो गई। जनरल राचेल को अब ठंड लग रही है। उन्हें उम्मीद थी कि उन पर कोर्ट मार्शल किया जाएगा। चीन ने कितने रोबोट तेंदुओं में निवेश किया है? अब कितने बचे हैं? जनरल राचेल ने गहरी सांस लेकर पूछा। जनरल, हम तुरंत आंकड़े एकत्र करेंगे। सांख्यिकीय परिणाम जल्द ही सामने आ गए। जनरल राचेल, चीन ने 81 यांत्रिक तेंदुए तैनात किए थे और अब 43 बचे हैं। हमने उनमें से केवल 38 को ही नष्ट किया है। हम में से सैकड़ों लोग मारे गए, एक सांख्यिकी अधिकारी बोला। राहेल बैठ गई और कमजोरी से बोली, हमने उनमें से केवल 38 को ही नष्ट किया और वे 30,000 के साथ आए। क्या ये 30,000 लाखों सैनिकों के बराबर नहीं हैं? अधिकारी ने कहा। नहीं जनरल, हमने लड़ाकू विमान, बमवर्षक आदि का इस्तेमाल नहीं किया। रेचेल ने अपना सिर हिलाया। इन यांत्रिक तेंदुओं पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमानों का उपयोग करें या मच्छरों पर हमला करने के लिए तोपों का। हम एक मिसाइल से कितने यांत्रिक तेंदुओं को मार सकते हैं? यदि हम रोबोट तेंदुओं से इसी तरह लड़ना चाहते हैं तो वे रोबोट तेंदुओं को हमारे सामने लड़ने के लिए फैलकर खड़े होने देने में प्रसन्न होंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा। जनरल, हम बाद में उनके बेस पर कब्जा करने तक इंतजार कर सकते हैं और फिर उनके बेस को नष्ट करने के लिए मिसाइलों का उपयोग कर सकते हैं। रेचेल चुप थी। एक अन्य अधिकारी ने जवाब दिया। थियोडोर, अपने गुस्से को अपने सिर पर हावी मत होने दो। अगर हम 30,000 को भी नष्ट कर दें तो क्या फर्क पड़ता है? ये तो उनका 1 महीने से अधिक का उत्पादन मात्र है। थियोडोर, उन्होंने बड़बड़ाते हुए कहा, 1 महीने से कुछ अधिक समय में 30,000। हमने कुल 38 को नष्ट किया। यदि हम प्रतिदिन 8 घंटे गिने तो ये केवल आधे घंटे का उत्पादन होगा, है ना? रेचेल का चेहरा और भी बदसूरत हो गया। उन्होंने थियोडोर को घूरते हुए कहा, ये दिखाने के लिए कि तुम गणित में अच्छे हो। इतना कहकर रेचेल उदास चेहरे के साथ अपने कार्यालय चली गई। डिंग डिंग, उसने फोन किया। उसे इस मामले की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में रात हो चुकी है। राहेल, क्या हो रहा है? तुम्हें मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात बतानी होगी। मैं आखिरकार सो गया। जिस व्यक्ति ने कॉल रिसीव किया था उसने कुछ नाराजगी के साथ कहा। वह 60 साल से ज्यादा उम्र के हैं और उनकी नींद की गुणवत्ता खराब है। उन्हें सोते समय परेशान किए जाने से नफरत है। रेचेल ने गहरी सांस ली और कहा, जनरल मिलर, हमारे सामने एक समस्या है। मैंने कुछ यांत्रिक तेंदुओं को पकड़ने के लिए 100 लोगों की एक टीम भेजी है। जनरल मिलर, आप बहुत सतर्क हैं। कुछ यांत्रिक तेंदुओं को पकड़ने के लिए 100 लोगों की टीम भेज रहे हैं। वे यांत्रिक तेंदुए शायद उतने महंगे नहीं हैं जितना ईंधन हम उन्हें भेजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तो बस एक छोटी सी बात है, क्या आप इसकी रिपोर्ट कल नहीं कर सकते? रेचेल ने गहरी आवाज में कहा। जनरल मिलर, हम हार गए हैं। शुरुआत में हमने उनमें से केवल 3 को निशाना बनाया था, लेकिन कुछ ही मिनटों में संख्या बढ़कर 81 हो गई। जनरल मिलर उठ बैठे। फिर भी क्या हम उसे 100 लोगों के साथ नहीं हरा सकते? राहेल, क्या ये पोकर तुम्हारे हाथ में है? रेचेल ने कटुता से कहा, हम उन्हें हरा नहीं सके। हम हार गए। हमारे सैकड़ों लोग उनके द्वारा मारे गए। सिस्कार। जनरल मिलर ने गहरी सांस ली। क्या कहा आपने? यांत्रिक तेंदुए ने हम में से सैकड़ों लोगों को मार डाला। रेचेल ने कहा। हाँ जनरल मिलर, इस मिशन पर हमारे पास एक विशिष्ट बल था
जिसके सहयोग के लिए 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर थे, लेकिन फिर भी हम असफल नहीं हुए। हमने केवल 38 यांत्रिक पैंथरों को नष्ट किया। जनरल मिलर पूरी तरह पागल हो गए थे। ये खबर विस्फोटक है। राहेल, कितने लोगों को ये खबर पता है? जनरल मिलर ने पूछा। रेचेल, ये लड़ाई जंगल में हुई थी और आसपास कोई नहीं था। फिलहाल आम लोगों को इस खबर के बारे में पता नहीं है। जनरल मिलर, सबसे पहले इस खबर को ब्लॉक कर दें। अगर यह खबर बाहर आ गई तो ये हमारी प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हाँ। जनरल मिलर ने फोन रख दिया। वह जल्दी से दरवाजे से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद कुछ अमेरिकी दिग्गजों ने एक आपातकालीन बैठक की। जनरल मिलर, क्या हो रहा है? आपने हम सबको आधी रात को मीटिंग के लिए बुलाया है, एक बड़े आदमी ने मुझसे पूछा। जनरल मिलर, सब लोग, कुछ भयानक हुआ है। हमारा तोसाकुरा और चीनी मेचा तेंदुओं की एक टीम के साथ संघर्ष हुआ था और हमारे कई विशिष्ट सैनिक मारे गए। क्या? सम्मेलन कक्ष में बैठे 1 दर्जन से अधिक दिग्गज लोग दंग रह गए। क्या चीन हमारे साथ युद्ध करने जा रहा है? वे क्या करना चाहते हैं? दोनों बड़े लोग गुस्से से दहाड़े। जनरल मिलर कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर बोले, हम ही थे जिन्होंने उन पर सबसे पहले निशाना साधा था। हमें उम्मीद थी कि हम कुछ यांत्रिक तेंदुओं को पकड़ लेंगे, लेकिन हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि वे इतनी भयंकर तरीके से जवाबी हमला करेंगे। चाहे हमने कार्रवाई शुरू की हो या नहीं, चीन की कार्रवाई संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए बहुत बड़ी उकसावे वाली बात है। हमारा विमानवाहक पोत कहाँ है? एक और बड़ा आदमी जोर से चिल्लाया। जनरल मिलर ने कहा, सभी लोग शांत हो जाएं। हमने 10 विशिष्ट सैनिक खो दिए और केवल 38 यांत्रिक तेंदुए नष्ट किए। युद्ध में केवल 81 यांत्रिक तेंदुए ही भाग ले रहे थे। हमारे अपाचे हेलीकॉप्टर भी लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। हर कोई इस पर विश्वास नहीं कर सका। उनमें से कुछ लोग तुरंत शांत हो गए। क्षति अनुपात 38 से 1 है। मुझे याद है कि उन्होंने नदी के पार 30,000 यांत्रिक तेंदुए भेजे थे, है ना? उनमें से एक बड़ा आदमी चौंक गया। मिशेल, उन्होंने 30,000 सैनिक भेजे। अब हमारे पास पूर्वी सकुरा देश के विभिन्न ठिकानों पर कुल मिलाकर लगभग 10,000 सैनिक हैं। बड़े बॉस ने अभी कहा, हताहतों का अनुपात 10 से 1 से अधिक है। यदि हम इस हताहत अनुपात का पालन करते हैं तो उनके 30,000 यांत्रिक तेंदुए हमारे 400,000 सैनिकों के बराबर हैं। लड़ाई कितनी देर तक चली? यांत्रिक तेंदुआ लंबे समय तक लड़ाई में टिक नहीं सकता। मिशेल ने कहा, शुरू से लेकर अंत तक ये कुल मिलाकर लगभग 10 मिनट का समय था, इसलिए संभवतः उन्होंने बहुत अधिक बिजली की खपत नहीं की। सब लोग चुप थे। क्या इन लोगों का अभिजात्य वर्ग केवल इतने कम समय तक ही जीवित रह सका? तोसाकुरा में उनके पास 10,000 लोग हैं, लेकिन ऐसा अनुमान है कि वे तोसाकुरा में चीन के 30,000 यांत्रिक तेंदुओं को नहीं हरा सकते। और अगर मैं ऐसा कर भी सका तो क्या हुआ? उन्होंने मानव जीवन खो दिया और चीन ने औद्योगिक उत्पाद खो दिए। मिशेल, ये लड़ाई जंगल में हुई थी और आम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। मैंने अस्थायी रूप से इस खबर को ब्लॉक कर दिया है। क्या आप नाकाबंदी हटाकर चीन के साथ युद्ध करना चाहते हैं? किसी ने पूछा। क्या आपको यकीन है कि पहल हमने की थी? मिशेल ने सिर हिलाया। चूंकि युद्ध की शुरुआत हमने की है, इसलिए अगर यह खबर फैल भी जाए तो भी हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। हम चीन के साथ इस बारे में खुलकर चर्चा नहीं करेंगे। हमें इस विषय पर चीन के साथ गुप्त रूप से चर्चा करनी चाहिए। उन्हें भुगतान करना होगा। बड़े बॉस, जिन्होंने अभी अभी प्रश्न पूछा था, ने गहरी आवाज में कहा। सभी ने सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि वे सभी समझदार और अच्छे बच्चे बन गए हैं। वास्तव में उन्हें तो ऐसा लगता है कि वे जीत नहीं सकते। अध्याय 508 पानी के नीचे गुप्त लड़ाई। डिंग डिंग, अयान सक्सेना का फोन बज उठा। इस बार और जियांग ने फोन किया था। मिस्टर जियांग, यह क्या है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और मुस्कुराते हुए पूछा। फोन के दूसरी तरफ जियांग लाओडा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन सक्सेना, बहुत बढ़िया। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि सभी दुश्मनों का सफाया हो गया है। हमने कितने रोबोट तेंदुए खो दिए हैं? अयान सक्सेना, 38 तेंदुए मारे गए। कुछ अन्य यांत्रिक तेंदुए घायल भी हुए, लेकिन इसका ज्यादा असर नहीं हुआ। बूढ़े जियांग की आंखें चमक उठीं। ये बहुत अच्छा प्रदर्शन है। अयान सक्सेना, यदि उनके पास 2 सशस्त्र हेलीकॉप्टर नहीं होते तो परिणाम और भी अधिक प्रभावशाली होते। यांत्रिक तेंदुआ अभी भी सशस्त्र हेलीकॉप्टरों से निपटने में बहुत अच्छा नहीं है। जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत मजबूत। और यांत्रिक तेंदुआ सशस्त्र हेलीकॉप्टरों से निपटने में भी अच्छा है। एक यांत्रिक तेंदुए की कीमत 100,000 रुपये से अधिक है। एक हेलफायर मिसाइल की कीमत लगभग 60,000 से $70,000 होती है। हिट अभी 100% तक नहीं पहुंच सकती है। अयान सक्सेना, यदि आप लागत पर विचार करें तो यह वास्तव में सार्थक है। यांत्रिक तेंदुओं को स्थिर खड़ा रहने देना और उन पर मिसाइलों से हमला करना बहुत लागत प्रभावी है।
लेकिन अगर हम हेलीकॉप्टर को मार गिरा सके तो यह अधिक लागत प्रभावी होगा। एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की कीमत करोड़ों डॉलर होती है। कंपनी में कुछ लोग अभी अपेक्षाकृत खाली हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ रोबोट बाग बनाने और उन्हें तोसाकुरा भेजने के लिए कहा। रोबोट बाग कुछ व्यक्तिगत मिसाइलों से लैस हैं। मिस्टर जियांग, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं? जियांग लाओयू, अमेरिकी हमारे पास आए और मुआवजे की मांग की। उन्होंने हमारे चीनी जल क्षेत्र में और अधिक विमानवाहक पोत और पनडुब्बियां भेजने की भी धमकी दी। अयान सक्सेना ने पूछा, मिस्टर जियांग, 30 ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बियों का क्या हुआ? जियांग लाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये लगभग पूरा हो चुका है। यह अंतिम चरण में है और यह अगले 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अर्जुन सक्सेना, क्या आप इन पनडुब्बियों का उपयोग उन अमेरिकी पनडुब्बियों से टकराने के लिए करना चाहते हैं जो हमारे चीनी जल क्षेत्र में आ रही हैं? अयान सक्सेना की आंखें चमक उठीं। बूढ़े जियांग, तुम्हारे पास यह विचार है और तुम वास्तव में उनसे टकराना चाहते हो, भौतिक अर्थों में? बूढ़ा जियांग दंग रह गया। अयान सक्सेना, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास बड़ी संख्या में मशरूम बम हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका से आने वाली पनडुब्बियों को सीधे नष्ट करना आसान नहीं है। एक गलती वैश्विक युद्ध को जन्म दे सकती है, लेकिन इसे छूना तो ठीक होगा, है न? जियांग लाओयू, यह कोई समस्या नहीं है। ऐसा पहले भी हो चुका है। अगर उन्हें छुआ भी गया हो तो वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे। वे बस यही कहेंगे कि वे समुद्र तल पर किसी चट्टान से टकरा गए या ऐसा ही कुछ हुआ। अयान सक्सेना मुस्कुराए, क्या वे आना नहीं चाहते? अगर वे आते हैं तो बस हमें टक्कर मार दो। हम वैसे भी एक मानव रहित पनडुब्बी हैं और अगर यह क्षतिग्रस्त हो जाती है तो हम अपनी क्षमता से इसे जल्दी से ठीक कर सकते हैं। जब वे दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें इसे ठीक करने के लिए लंबे समय तक लाइन में इंतजार करना पड़ता है। जियांग लाओयू, तो फिर चलो कुछ समय खरीदते हैं। कुछ दिन पलक झपकते ही बीत गए। तोसाकुरा देश में यांत्रिक तेंदुओं ने बहुत से इलाकों को साफ कर दिया है। उन्होंने 10,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों को मार डाला है और उन्होंने बहुत से चीन विरोधी तत्वों को भी मार डाला है। वे लोग संक्रमित नहीं हैं, लेकिन क्या ऐसे समय में बहाने ढूंढना आसान नहीं है? अयान सक्सेना को तो इसका कोई कारण भी नहीं मिला। बात बस इतनी है कि हम इन लोगों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या? तोसाकुरा सेना ने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। यांत्रिक तेंदुओं द्वारा प्रदर्शित शक्ति बहुत मजबूत है। यह अनुमान लगाया जाता है कि पूर्वी सकुरा साम्राज्य के सभी सैनिक 29,000 यांत्रिक तेंदुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। इस स्थिति में अयान सक्सेना के लिए परेशानी खड़ी करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? जनरल मिलर, हमारी पनडुब्बियां अपनी स्थिति में हैं। कुल 10 जहाज वहां गए। इसके अलावा हमारा विमानवाहक पोत भी चीन के काफी करीब आ गया है। जनरल मिलर को रिपोर्ट प्राप्त हुई। वह एशिया प्रशांत क्षेत्र के मामलों के प्रभारी हैं। मूल रूप से वह 2 विमानवाहक युद्ध समूहों को लाना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि उनके पास अब कोई अतिरिक्त विमानवाहक नहीं है। उनके 2 विमानवाहक पोत स्लीपर आर्मी के साथ आगे पीछे लड़े। यह एक आशाजनक भविष्य भी है। अधिक पनडुब्बियां भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। डिंग डिंग, जनरल मिलर ने फोन किया। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बीच वार्ता जल्द ही बहुत कठिन हो गई। 10 पनडुब्बियां बहुत शक्तिशाली ताकत होती हैं। अगर वे सभी चीन के जल क्षेत्र में इकट्ठी हो जाएं, तो भी खतरा बहुत ज्यादा है। मिस्टर फर्गिल, ये स्थिति चीनी वार्ताकार ने ताइची का कुशलतापूर्वक प्रदर्शन किया। वे इस तकनीक में बहुत कुशल हैं। मुझे पता चलने से पहले ही 3 दिन बीत गए। अमेरिका का रवैया लगातार सख्त होता जा रहा है। उनकी पनडुब्बियां करीब आ गई हैं और चीन पर प्रभावी दबाव बनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर अपनी मौजूदगी दिखाई है। डिंग डिंग, अयान सक्सेना ने फोन का जवाब दिया। मिस्टर जियांग, क्या ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बी गायब है? अयान सक्सेना ने जल्दी से पूछा। फोन के दूसरी तरफ मिस्टर जियांग ने खुशी से कहा, ठीक है, वे सभी पानी में हैं। जियाओलिन, तुम उन्हें नियंत्रित करने में बेहतर हो। तुम उन्हें नियंत्रित करके पहले टक्कर शुरू करोगे। बूढ़ा जियांग जानता था कि अयान सक्सेना में कृत्रिम बुद्धि थी। कृत्रिम बुद्धि नियंत्रण उनके मानवीय नियंत्रण से कहीं बेहतर होगा। अच्छा, बेकहम ने शीघ्र ही लाइसेंस पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया। सभी 30 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की स्टेल्थ मानव रहित पनडुब्बियों को तैनात किया गया और वे तेजी से लक्ष्य समुद्री क्षेत्र की ओर बढ़ गईं। अमेरिकी पनडुब्बी इस जल क्षेत्र में है, लेकिन सटीक स्थान अभी तक ज्ञात नहीं है। अपनी स्थिति बताने के बाद वे पुनः छिप गए। मास्टर, 30 ड्रैगन फैंग बी प्रकार की पनडुब्बियां आ चुकी हैं। मैं उन्हें अपनी सक्रिय ध्वनि प्रणालियों को सक्रिय करने का आदेश दूंगा। सिमरन ने अयान सक्सेना को याद दिलाया। अच्छा, अयान सक्सेना ने सहमति जताई। 30 ड्रैगन फैंग बी प्रकार की पनडुब्बियां कई दर्जन किलोमीटर की दूरी पर बिखरी हुई थीं। वे एक साथ सक्रिय ध्वनिक हथियार सक्रिय कर सकती थीं और समुद्र के एक बड़े क्षेत्र को कवर कर सकती थीं। इस क्षेत्र में निश्चित रूप से कुछ अमेरिकी पनडुब्बियां होंगी। एक अमेरिकी पनडुब्बी के अंदर
सोनार सैनिक का चेहरा एकदम बदल गया और उसने कहा, रिपोर्ट, दुश्मन की पनडुब्बी ने सक्रिय सोनार सक्रिय कर दिया है, हमें खोज लिया गया है। दुश्मन जहाज की स्थिति? कप्तान ने तुरंत पूछा। 10 किलोमीटर दूर, दिशा अज्ञात प्रकार का दुश्मन जहाज तेजी से हमारी ओर आ रहा है, सिपाही ने घबराते हुए कहा। कप्तान गंभीर दिख रहा था। दूसरी पार्टी क्या करना चाहती थी? युद्ध के लिए तैयार, कप्तान ने तुरंत आदेश दिया। पूरी पनडुब्बी में चालक दल के सदस्य तुरंत व्यस्त हो गए। समुद्र के अंदर दोनों देशों की पनडुब्बियों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। बेशक दोनों पक्षों ने मौन रूप से यह नहीं कहा कि संघर्ष केवल बातचीत के दौरान सौदेबाजी के लिए था। दोनों पक्ष मशरूम की तरह ताकतवर हैं और कोई भी युद्ध नहीं चाहता। कप्तान, दुश्मन का जहाज लगातार नजदीक आ रहा है। दुश्मन का जहाज अज्ञात मॉडल की एक छोटी पनडुब्बी है। फोन का उत्तर नहीं दिया गया। पनडुब्बी कमान कक्ष का माहौल बहुत गंभीर था। 9 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, दोनों पनडुब्बियां एक दूसरे के करीब आती जा रही थीं। कप्तान का माथा पसीने से लथपथ था। यदि वह टारपीडो दागते तो उन्हें विश्वास था कि वे दुश्मन को मार सकते हैं, लेकिन अब वे चीन के आसपास के जलक्षेत्र में थे। निकटवर्ती जलक्षेत्र में चीनी विध्वंसक जहाज मौजूद हैं। वे टॉर्पीडो दागकर दुश्मन को मार सकते हैं, लेकिन क्या चीन के विध्वंसक उन्हें मारने का अवसर लेंगे? ये पता चला कि विध्वंसक के सामने पनडुब्बी पर्याप्त रूप से दिखाई नहीं दे रही थी। कप्तान, क्या हमें वहां से निकल जाना चाहिए? उप कप्तान ने सुझाव दिया। कैप्टन ने गहरी आवाज में कहा, हमें खाली करने में डर लग रहा है। इस बार जब हम यहाँ आएंगे तो हमें कड़ा रुख अपनाना होगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या करना चाहते हैं। 1 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, जब केवल 1 या 2 किलोमीटर ही बचा था तब भी दूसरा दल आगे बढ़ रहा था। पीछे हटो, पीछे हटो, पूरी गति से आगे बढ़ो। कप्तान चिल्लाए बिना न रह सका। यदि आप पीछे नहीं हटेंगे तो दूसरा पक्ष आप पर हमला करेगा। 1 या 2 किलोमीटर की दूरी एक बड़ी पनडुब्बी के लिए बहुत कम है। जल्द ही पनडुब्बी पूरी गति से आगे बढ़ने लगी, लेकिन ड्रैगन फैंग बी प्रकार के पास पहुंचने की गति उनकी तुलना में धीमी नहीं है। दोनों पक्षों के बीच दूरी अभी भी कम हो रही है। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों पक्षों के बीच की दूरी कुछ मीटर से भी कम रह गई। सभी लोग सावधान रहें, टकराव से बचें। कप्तान की आवाज पूरी पनडुब्बी में गूंज उठी। क्रंच, एक तीखी आवाज सुनाई दी। ड्रैगन फैंग बी प्रकार की पनडुब्बी इस पनडुब्बी से टकरा गई। अध्याय 509, धमकी विफल, खाली करो। हा हा, दोनों पनडुब्बियां आपस में टकरा गईं और ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बी विशाल अमेरिकी परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बी से 10 मीटर से अधिक आगे निकल गई। दोनों पनडुब्बियों के पतवार क्षतिग्रस्त हो गए। पफ, अमेरिकी पनडुब्बी के केबिन में रिसाव है। अक्सू पानी के तेज दबाव के कारण समुद्र का पानी तीखे तीर की तरह अंदर की ओर चला गया। भाड़ में जाओ, जाओ। रिसाव वाले केबिन में मौजूद चालक दल के सदस्यों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। रिसाव काफी गंभीर है और इसे कम समय में रोकना मुश्किल है। बेहतर है कि पहले किसी दूसरे गोदाम में शरण ले ली जाए। अरे, क्या चीनी लोग पागल हैं? कमांड केबिन में बैठा कैप्टन गुस्से से चिल्लाया। उसका चेहरा बहुत ही बदसूरत लग रहा था। दुश्मन की पनडुब्बी बहुत छोटी है और उसे ज्यादा नुकसान होगा। क्या तुम्हें डर नहीं है कि अगर तुम्हारी पनडुब्बी उससे टकरा गई तो यहीं डूब जाएगी? ऊपर, ऊपर, कप्तान ने तुरंत आदेश दिया। गहरे समुद्र में पानी का दबाव इतना ज्यादा होता है कि रिसाव को बंद करना मुश्किल होता है। जब आप सतह पर आते हैं तो पानी का दबाव कम हो जाता है और पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है, तभी आप रिसाव को बंद कर सकते हैं। कप्तान, क्या आप अन्य पनडुब्बियों से संपर्क करना चाहते हैं? उप कप्तान ने पूछा। कप्तान ने गहरी आवाज में कहा, अन्य नावों से संपर्क करें और उन्हें आने वाली चीनी पनडुब्बियों पर ध्यान देने के लिए कहें। ये कमीने पागल हैं, वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तुरंत संपर्क किया। संपर्क से बाकी पनडुब्बियों का पता चल जाएगा। दुश्मन को पहले ही पता चल गया था कि अन्य स्थानों पर भी पनडुब्बियों ने सक्रिय संपर्क बना लिया है और उनकी कुछ पनडुब्बियां उजागर हो सकती हैं। एक अन्य पनडुब्बी के अंदर, कप्तान, नंबर 7 जहाज ने हमें एक संदेश भेजा था जिसमें कहा गया था कि हम निकट आ रही चीनी पनडुब्बी पर ध्यान दें। उन्हें एक चीनी पनडुब्बी ने टक्कर मार दी थी और उन्हें सतह पर आना पड़ा। संवाददाता की रिपोर्ट। पनडुब्बी के कप्तान का चेहरा बदल गया। उनके पास तेजी से आती हुई एक पनडुब्बी भी है। अब केवल 1 मील से भी कम दूरी बाकी थी। जल्दी करो, दुश्मन से छुटकारा पाने के लिए पूरी गति से आगे बढ़ो। उनकी पनडुब्बी ने तेजी से गति पकड़ ली और ड्रैगन फैंग बी प्रकार की पनडुब्बी की गति थोड़ी तेज थी, इसलिए दोनों पनडुब्बियों के बीच की दूरी कम होती जा रही थी। 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, वे चाहे जैसे भी आगे बढ़ें, दुश्मन उनका पीछा करता रहेगा। ड्रैगन फैंग बी पनडुब्बी बहुत छोटी और अधिक लचीली थी। सभी लोग टक्कर के लिए तैयार रहें। कप्तान की आवाज पूरी पनडुब्बी में गूंज उठी। क्रंच,
ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बी बड़ी सटीकता के साथ अमेरिकी पनडुब्बी के पतवार पर लुढ़क गई, जिससे पतवार को क्षति पहुंची, लेकिन वह डूबने से बच गई। पिछले संघर्षों में पनडुब्बियां क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और प्रतिद्वंद्वी की परमाणु पनडुब्बी को डुबोने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्रंच क्रंच। मात्र 10 मिनट के अंदर ही 2 और पनडुब्बियों पर हमला हुआ तथा शेष पनडुब्बियां खबर मिलने के बाद घबराकर क्षेत्र छोड़कर चली गईं। अरे, क्या चीन पागल हो गया है? क्या उन्हें अपने चालक दल के सदस्यों के जीवन की परवाह नहीं है? ये पनडुब्बियां कहाँ से आईं? पनडुब्बियों के कप्तान बहुत नाराज थे। उनकी पनडुब्बियां बड़ी थीं, लेकिन छोटी पनडुब्बियां उन्हें परेशान कर रही थीं। वास्तव में उनकी 4 पनडुब्बियों पर हमला हुआ। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास कुल 70 या 80 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जो बहुत ज्यादा हैं। फिर भी अगर 4 पनडुब्बियां भी हिट हो गईं, तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा और इन पनडुब्बियों की मरम्मत में बहुत समय लगेगा। विमान में जनरल मिलर की भौहें सिकुड़ीं। वह एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहुंचे और दबाव अभियान का व्यक्तिगत रूप से नेतृत्व किया। अंत में 10 में से 4 पनडुब्बियां रहस्यमय पनडुब्बी की चपेट में आ गईं। चीन को ये पनडुब्बियां कहाँ से मिलीं? जनरल मिलर ने गहरी आवाज में कहा। सभी लोग असमंजस में एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वहां सिर्फ 3 पनडुब्बियां नहीं थीं, बल्कि 30 पनडुब्बियां थीं। खुफिया विभाग को इस स्थिति की जानकारी न होना कर्तव्य की बड़ी लापरवाही है। जनरल मिलर, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना है। इन पनडुब्बियों का डेटा हमारे डेटाबेस में नहीं है। एक मध्यम आयु वर्ग के आदमी ने कहा। इस समय किसी का चेहरा बदल गया और उसने कहा, जनरल मिलर, 5 पनडुब्बियां हमारी ओर आ रही हैं। क्या? जनरल मिलर को इस पर विश्वास नहीं हुआ। पनडुब्बी विमान वाहक पोत से टकराएगी। जब उनके विध्वंसक और पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर तैनात किए जाते हैं। ये कितनी दूर है? जनरल मिलर ने आह भरी। 120 समुद्री मील दूर। जनरल मिलर, पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भेजो, उन पर बम मत गिराओ, आओ हम उन्हें सबक सिखाएं। जल्द ही उन्होंने 2 पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भेजे, जो शीघ्र ही उस समुद्री क्षेत्र में पहुंच गए जहां पनडुब्बी स्थित थी। पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर ने आवाज की। ध्वनि से 5 चीनी पनडुब्बियों का सटीक पता चला। यह असंभव है। हेलीकॉप्टर में सवार एक व्यक्ति आश्चर्य से चिल्ला उठा। क्या चल रहा है? वे 1400 मीटर की गहराई पर हैं। 1400 मीटर। हमारे पनडुब्बी रोधी टारपीडो बेकार हैं। हमारे पनडुब्बी रोधी टारपीडो केवल 900 मीटर की गहराई तक ही पहुंच सकते हैं। यह अभी भी 500 मीटर दूर है। अगर इसे पनडुब्बी के ऊपर सटीक तरीके से फेंका भी जाए तो इतनी दूरी से पनडुब्बी को कोई नुकसान नहीं होगा। रिपोर्ट, हमें लक्ष्य पनडुब्बी मिल गई है। लक्ष्य पनडुब्बी 1400 मीटर की गहराई पर है। हमारे पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो लक्ष्य पनडुब्बी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। मैं दोहराता हूं, हम लक्ष्य पनडुब्बी को क्षति नहीं पहुंचा सकते। 2 हेलीकॉप्टरों में से एक के पायलट ने दुर्घटना की सूचना दी। उन्हें थोड़ी निराशा महसूस हुई। पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर भी पनडुब्बी को नहीं ले जा सकता। कितनी शर्मनाक बात है। 1400 मीटर। क्या आप निश्चित हैं कि डेटा सही है? जनरल मिलर और उनके लोग थोड़े अविश्वसनीय थे। उनकी परमाणु पनडुब्बी की वर्तमान अधिकतम गहराई केवल 600 मीटर से अधिक थी। एक चीनी पनडुब्बी इतनी गहराई तक कैसे जा सकती है? मुझे पता है। जनरल मिलर के बगल में खड़ा आदमी हतप्रभ सा लग रहा था। सभी लोग, ये पनडुब्बियां मानव रहित होंगी, इसलिए वे अपनी इच्छानुसार हमारी पनडुब्बियों से टकराने का साहस कर सकती हैं और वे इतनी अधिक गहराई तक पहुंच सकती हैं। जनरल मिलर, ऐसा ही होना चाहिए। अब सवाल यह है कि उनके बारे में क्या किया जा सकता है। हर कोई सोच रहा था। कुछ लोगों ने कहा, परंपरागत पनडुब्बी रोधी साधन प्रभावी नहीं हैं। पारंपरिक पनडुब्बी रोधी हथियार इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। हम केवल इलेक्ट्रॉनिक हमलों का उपयोग करके देख सकते हैं कि क्या उन्हें हल किया जा सकता है। जनरल मिलर ने गंभीरता से कहा, आइए एक बार कोशिश करके देखें। उनके बेड़े में भी मजबूत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमताएं हैं। जनरल मिलर को ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मानवरहित पनडुब्बियों को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध से निपटने में सक्षम होना चाहिए। समय पल पल बीतता गया। विमानवाहक समूह ने व्यापक इलेक्ट्रॉनिक हमला शुरू कर दिया, लेकिन 5 पनडुब्बियां उनकी ओर बढ़ती रहीं। जनरल मिलर, हमें पीछे हटना होगा। यदि हम पीछे नहीं हटे तो वे हमारे विमानवाहक पोतों के नीचे आ सकते हैं और फिर हम पर हमला कर सकते हैं। किसी ने जनरल मिलर को सचेत किया। इन 5 पनडुब्बियों के आने का इंतजार करना शर्मनाक होगा। हालांकि ये सिर्फ छोटी पनडुब्बियां नहीं हैं, लेकिन इनमें टॉर्पीडो जरूर लगे हैं। क्या वे उस समय हमला करेंगे जब पनडुब्बी सतह पर आकर उन पर हमला करेगी? इस हमले से सतह पर मौजूद पनडुब्बियां नष्ट हो सकती हैं। क्या वे पनडुब्बियों द्वारा नजदीक से दागे गए टॉर्पीडो से बच सकते हैं? और वहां 5 पनडुब्बियां आ रही थीं। पीछे हटना। जनरल मिलर ने गहरी सांस ली और गहरी आवाज में कहा,
संपूर्ण विमानवाहक बेड़ा पीछे मुड़ गया और दूर चला गया तथा धीरे धीरे 5 पनडुब्बियों से छुटकारा पा लिया। जब ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बियों में पर्याप्त शक्ति होती है तो वे बहुत तेज होती हैं, अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों से भी तेज गति से यात्रा करने से उनकी शक्ति जल्दी खत्म हो जाएगी। बैटरी को पुनः चार्ज करने के लिए उन्हें बिजली उत्पादन की गति कम करनी पड़ती है। दबाव विफल हो गया, 4 पनडुब्बियां क्षतिग्रस्त हो गईं। चीन में उसी प्रकार की 30 मानवरहित पनडुब्बियां दिखाई दीं। चीन में अमेरिकी वार्ता दल के प्रमुख को यह समाचार मिला। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं। यह क्या बदतमीजी है? जो बात आपको युद्ध के मैदान में नहीं मिली उसे आप बातचीत की मेज पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अध्याय 510 अनिंदिता सक्सेना का प्रश्न। दोनों पक्ष पुनः वार्ता की मेज पर बैठे। टीम लीडर वेई, ये 7वीं वार्ता है। आपको पूर्वी सकुरा को अपने यांत्रिक तेंदुओं के साथ हम पर हमले के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका को स्पष्टीकरण देना होगा। अमेरिकी वार्ता दल के प्रमुख जेम्स पटेल ने सख्त लहजे में कहा। चीनी वार्ताकार का नाम वेई होनरू था। उसने गहरी आवाज में कहा, मिस्टर जियाडे, हमारी जांच के अनुसार यह आपके लोग थे जिन्होंने हम पर सबसे पहले हमला किया था। हमें बार बार चेतावनी देने के बाद भी जवाबी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यदि आप समस्या उत्पन्न करना जारी रखेंगे तो हम संबंधित जानकारी जारी कर देंगे और अन्य देशों को निर्णय लेने देंगे। जियायाइड, उनके हजारों कुलीन सैनिकों को दर्जनों यांत्रिक तेंदुओं ने मार डाला। अब जब ये बात उजागर हो गई है तो क्या उन्हें अब भी कोई शर्म बची है? और प्रतिष्ठा खोना तो गौण बात है। यदि अन्य देशों को इस स्थिति का पता होता तो संभवतः उनमें से कई को अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करना पड़ता। उनका आधिपत्य खत्म होना शुरू हो सकता है। श्री जियायेदे, आपने बहुत से लोगों को खो दिया है। हम सहानुभूति के कारण आपके साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम चीनी आप अमेरिकियों से डरते हैं। ये दुनिया अब मूल दुनिया नहीं रही। आप अमेरिकियों को अपना सिर झुकाना सीखना होगा। वेई होनरू के शब्द पिछली 6 वार्ताओं की तुलना में बहुत तीखे थे। अमेरिकी विमानवाहक बेड़े और 20 परमाणु पनडुब्बियां आ रही हैं। चीन को अभी भी कुछ चिंताएं हैं, लेकिन अब इस संबंध में दबाव बहुत कम हो गया है। 30 ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियां बहुत भारी हैं। जब विमानवाहक पोत और पनडुब्बी पहुंचती है तो ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बी खुलेआम लक्ष्य का पीछा कर सकती है और उसके नीचे रह सकती है। यदि लक्ष्य ने गड़बड़ी करने की हिम्मत की तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। लानत है, जियायाइड ने मन ही मन कोसा। वेई होनरू और उनकी टीम पहले भी समय ले रही थी और अब वेई होनरू उन 30 पनडुब्बियों को स्थापित नहीं करने जा रहे हैं। मैं अपने पत्ते सामने रख रहा हूँ। मैं इतना कठोर हूँ। कैप्टन वेई, चलिए दूसरे मामले पर बात करते हैं। आपकी पनडुब्बी खतरनाक तरीके से चली और हमारी 4 पनडुब्बियों को टक्कर मारकर नष्ट कर दिया। इस मामले के बारे में आप क्या सोचते हैं? जियायाइडे ने गहरी आवाज में कहा। वेई होनरू ने कहा, मैं ये जानता हूँ। यदि आपके विमानवाहक पोत और पनडुब्बियां लगातार आती रहीं तो उन्हें फिर से नष्ट कर दिया जाएगा। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। जियायाइडे ने सख्ती से कहा, यदि आप ऐसा करते हैं और विश्व युद्ध छिड़ जाता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। वेई होनरू ने मेज पर दस्तक दी। मिस्टर जेरेड, आप ये समझ लीजिए कि आप ही थे जो हमें भड़काने के लिए यहाँ आए थे। गार्डे, हम खुले समुद्र में स्वतंत्रतापूर्वक नौकायन कर रहे हैं। वेई होनरू मुस्कुराए और बोले, क्या ऐसा है? यदि ऐसा है तो हमारे पास संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास के जल क्षेत्र में 20 पनडुब्बियां स्वतंत्र रूप से नौकायन करेंगी। यदि आप में क्षमता है तो आप उन्हें भी नष्ट कर सकते हैं। जियादे और अन्य लोगों के चेहरे काफी बदल गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के आसपास के जल क्षेत्र में 20 पनडुब्बियां स्वतंत्र रूप से घूम रही हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। टीम लीडर वेई, आप ऐसा नहीं कर सकते। वेई होनरू ने शांतिपूर्वक कहा, हमारे यहाँ एक पुरानी कहावत है, यदि दुश्मन आ सकता है तो मैं भी जा सकता हूँ, और एक और कहावत है, यदि कोई आता है तो उसका उपकार न चुकाना शिष्टता है। आपके पास 20 पनडुब्बियां आ रही हैं, इसलिए हमारे लिए भी 20 भेजना उचित होगा। जियायाइडे बेहद बदसूरत लग रही थी। उनका मूल उद्देश्य चीन से लाभ प्राप्त करने के लिए दबाव डालना था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस बार चीन इतना सख्त हो जाएगा। उनके दर्जनों लोगों की हत्या करने और उनकी कुछ पनडुब्बियों को नष्ट करने के बाद भी वे संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 पनडुब्बियां भेजना चाहते थे। ये सचमुच जानलेवा और हृदय विदारक है। टीम लीडर वेई, चलो इस बारे में कल बात करते हैं। जेरेड खड़ा हो गया और आगे बात नहीं कर सका। उसे स्थिति की रिपोर्ट देनी होगी। हमें ये देखना होगा कि राय क्या है। वेई होनरू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है। यदि आप बात करना चाहते हैं तो हमारा दरवाज़ा हमेशा खुला है। यदि आप लड़ना चाहते हैं तो हम अंत तक आपका साथ देंगे। जमीन, हवा और समुद्र की लड़ाई में से चुनना आप पर निर्भर है। जियायाइडे गंभीर दिख रही थी।
ये बदल गया है। चीन बदल गया है। अब वह चीन नहीं रहा जो अपना गुस्सा चुपचाप निगल जाता था। चीन अब ऐसा बन गया है जिसे वे शायद ही पहचान पाते हों। चल दर, जिया यादे खड़ी हुई और गहरी आवाज में बोली। वे जल्दी से उस होटल में पहुंचे जहां वे ठहरे हुए थे और जैरेड ने फोन करके बातचीत का विवरण बताया। 20 पनडुब्बियां संयुक्त राज्य अमेरिका आ रही हैं। ये खबर सुनकर कई अमेरिकी दिग्गज स्तब्ध रह गए। संयुक्त राज्य अमेरिका के निकटवर्ती जलक्षेत्र में पहले भी चीनी पनडुब्बियां मौजूद रही हैं, लेकिन 20 पनडुब्बियों की उपस्थिति अभूतपूर्व है। इतनी बड़ी संख्या में पनडुब्बियां बहुत बड़ी धमकी देने वाली शक्ति रखती हैं। हर कोई, मुझे लगता है कि वे बकवास कर रहे हैं। वे पनडुब्बियां सिर्फ 2000 टन की छोटी पनडुब्बियां हैं। क्या वे हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका तक चलने में सक्षम हैं? वे पनडुब्बियां छोटी हैं और उनकी संख्या बहुत है। वे संभवतः परमाणु ऊर्जा से संचालित नहीं हैं और इतनी दूर तक नहीं जा सकती। चीन एक रणनीतिक धोखेबाज हो सकता है। अमेरिकी दिग्गजों का एक समूह इस पर चर्चा कर रहा था। इस चर्चा के बाद उन्हें काफी राहत महसूस हुई। इन पनडुब्बियों की मौजूदगी से चीन के तटीय जल में उनकी पनडुब्बियों को कोई लाभ नहीं मिल सकता है, लेकिन उन्हें आत्मरक्षा की कोई चिंता नहीं है। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि वास्तव में 20 पनडुब्बियां रवाना हो चुकी हैं। उन 20 पनडुब्बियों का गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका था। ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बियों के लिए धीरज कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे इस स्तर पर अनिश्चित काल तक रह सकते हैं जब तक कि वे बहुत अधिक गति से यात्रा नहीं कर रहे हों। ड्रैगन टूथ बी प्रकार की पनडुब्बियों की गति के साथ वे संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट तक केवल 20 दिनों में पहुंच सकते हैं। सीसी, हम फिर मिलेंगे। टोंग टोंग और उसके कुछ दोस्त अयान सक्सेना के साथ रहने आए। सिस्टर टोंग टोंग, भाई रान अनिंदिता सक्सेना ने उन्हें एक एक करके पुकारा। मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाने ले चलूंगी। मेरा भाई मोटा और बहुत प्यारा है। उनके आते ही अयान सक्सेना के घर में चहल पहल बढ़ गई। अयान सक्सेना की बर्फ कौशल और विस्फोटक तकनीक में भी तेजी से सुधार हुआ। समय दिन प्रतिदिन बीतता जाता है। तोसाकुरा देश में 30,000 यांत्रिक तेंदुओं ने तोसाकुरा देश को साफ कर दिया। संक्रमित लोगों की मृत्यु की संख्या 20,000 से अधिक हो गई। साथ ही उन्होंने कई गुंडों और चीन विरोधी तत्वों को भी मार गिराया। डिंग डिंग, अरुण राव ने फोन किया। मिस जू, क्या हो रहा है? अयान सक्सेना ने फोन उठाया और पूछा। अरुण राव, श्री सक्सेना, मैकेनिकल तेंदुए को एक बार साफ किया जा चुका है। क्या हमें अगली बार इसे फिर से साफ करने की जरूरत है? मैकेनिकल तेंदुए द्वारा साफ किए गए स्थानों पर अभी भी संक्रमित लोग होंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी। अयान सक्सेना, कमांडर जू, चलो सफाई जारी रखें। संक्रमितों की सफाई करते समय हमें उसी समय कुछ लोगों की भी सफाई करनी चाहिए। हमारे 3000 आदमी जाने की तैयारी कर सकते हैं। हमने हाल ही में हजारों यांत्रिक तेंदुए तैयार किए हैं। हम इन हजारों यांत्रिक तेंदुओं को 5 ठिकानों पर भी ले जाएंगे। अरुण राव ने आश्चर्य से पूछा। उन्हें अपने कब्जे में ले लो। क्या तोसाकुरा ने केवल 30,000 यांत्रिक तेंदुए ही किराए पर लिए हैं? अयान सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, ये किराए पर नहीं लिए गए हैं। ये हमारे सैनिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैं। 5 ठिकानों में से प्रत्येक में 2000। यदि पूर्वी सकुरा देश की कोई राय है तो वे मेरे पास आएं। अरुण राव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद वे आपको ढूंढने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। यांत्रिक तेंदुए ने हाल ही में उन्हें बहुत बड़ा झटका दिया है। अयान सक्सेना ने कहा, कमांडर जू, हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। तोसाकुरा एक खतरनाक कुत्ता है। अगर उसे मौका मिले तो वह लोगों को काट लेगा। अरुण राव, श्री सक्सेना, हम सावधान रहेंगे। अयान सक्सेना, मिस जू, मुझे कुछ पूछना है। मिस्टर सक्सेना, कृपया बोलें। अयान सक्सेना ने कहा, मेरे घर पर कुछ पालतू जानवर हैं और मैंने जिक्सी को उनके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। जिक्सी ने पालतू जानवरों के बारे में बहुत कुछ सीखा है। उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने कहा, पिताजी, हमारे देश की कलाकृतियां दूसरे देशों के संग्रहालयों में क्यों हैं? मुझे क्या जवाब देना चाहिए? अध्याय 511। अयान सक्सेना क्या करना चाहता है? अरुण राव अवाक रह गए। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद उन्होंने कहा, मिस्टर सक्सेना, मैं शादीशुदा नहीं हूं और मेरे कोई बच्चे भी नहीं हैं। मुझे नहीं पता कि क्या जवाब दूं। अयान सक्सेना, आप जवाब देना नहीं जानते। इसका कारण यह नहीं है। आपकी पहचान ही आपके लिए जवाब देना मुश्किल बनाती है। लेकिन मैं तो एक साधारण नागरिक हूं। मुझे इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरुण राव ने कहा, श्री सक्सेना, आवेगपूर्ण मत बनिए। यदि आप कार्रवाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले उच्च अधिकारियों से संवाद करना सबसे अच्छा है। अयान सक्सेना, बुलजू, मैंने उच्च अधिकारियों से बात की, लेकिन क्या यह उनके लिए मुश्किल नहीं होगा? उनके लिए बात करना मुश्किल है। मैं अच्छे पुलिस वाले की भूमिका निभाता हूं और वे बुरे पुलिस वाले की भूमिका निभाते हैं, ये बेहतर है। अरुण राव, मिस्टर सक्सेना, आप क्या करने जा रहे हैं? गुप्त। इतना कहकर अयान सक्सेना ने फोन रख दिया।
अरुण राव अपने वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए फ़ोन करने को तैयार थे, लेकिन काफ़ी देर तक विचार करने के बाद भी उन्होंने फ़ोन नहीं किया। इसे भूल जाओ, बस मिस्टर सक्सेना का अनुसरण करो। कुछ देशों को अच्छी पिटाई की ज़रूरत है। अरुण राव ने मन ही मन सोचा। सिमरन, मैजिक सिटी में मेरी 3 पनडुब्बियों पर नियंत्रण रखो, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। उन्होंने 30 ड्रैगन टूथ बी पनडुब्बियों के निर्माण का भुगतान किया, जिनमें से 3 उनकी अपनी थीं और ये तीनों अन्य से अलग थीं। अन्य पनडुब्बियों में अधिक मात्रा में एंटीशिप मिसाइलें और एंटीशिप टॉर्पीडो लगे होते हैं, लेकिन उनकी पनडुब्बियों में भी ये लगे हैं, लेकिन कम संख्या में, और अंदर का स्थान भी अन्य पनडुब्बियों की तुलना में बहुत बड़ा है। अयान सक्सेना ने सिमरन से यह गणना करने को कहा कि यदि यांत्रिक तेंदुओं को वापस ले लिया जाए तो एक पनडुब्बी के अंदर 1000 से अधिक यांत्रिक तेंदुए रखे जा सकते हैं। तीनों पनडुब्बियों में 4000 लोगों के रहने की व्यवस्था है। 2 दिन बाद 3 पनडुब्बियां मैजिक सिटी के बंदरगाह पर पहुंची और 4000 यांत्रिक तेंदुए यहां के गोदाम में पहुंचा दिए गए। सिमरन, तीनों पनडुब्बियों को सतह पर आने दो। यांत्रिक तेंदुओं को गोदाम से बाहर आने का आदेश दो और उन्हें पनडुब्बियों में चढ़ने दो, अयान सक्सेना ने आदेश दिया। ठीक है यार। तीनों पनडुब्बियां सतह पर आने वाली थीं। यद्यपि उनका भार केवल 2000 टन था, फिर भी वे काफ़ी बड़े थे और गोदी में मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। क्या वह हमारी पनडुब्बी है? ऐसा लगता है कि हमारी पनडुब्बी में यह मॉडल नहीं है। तुरंत पुलिस को बुलाओ। बहुत से लोग इस बारे में बातें कर रहे थे। जल्द ही घाट प्रबंधन को खबर मिली कि तीनों पनडुब्बियां ग्रैंड मास्टर अर्जुन की हैं और वे सामान प्राप्त करने के लिए घाट पर आने वाले हैं। तीनों पनडुब्बियां धीरे धीरे गोदी के पास पहुंचीं। वो कई पुलिस गाड़ियां सायरन बजाती हुई दौड़ती हुई आईं। वे पहले से ही जानते थे कि तीनों पनडुब्बियों में कोई खराबी नहीं है और वे सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए यहां आए थे। मैकेनिकल तेंदुआ, किसी ने चिल्लाकर कहा। सभी ने उस दिशा में देखा जिस ओर वह देख रहा था, और यांत्रिक तेंदुओं की एक पंक्ति गोदाम से बाहर निकली। इन मैकेनिकल पैंथर्स के शरीर में बंदूकें नहीं होती, लेकिन इनके शरीर में बेसिक बंदूकें होती हैं। प्रत्येक मैकेनिकल पैंथर के शरीर में 20 गोलियां होती हैं। पूंछ में 5 विशेष रूप से निर्मित ग्रेनेड भी हैं। ये स्वयं भी नष्ट हो सकता है। अतिरिक्त हथियारों के बिना भी ये यांत्रिक तेंदुए काफ़ी शक्तिशाली हैं। बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए, ये किस लिए है? बहुत सारी बातें हुई, लेकिन वे चिंतित नहीं थे। पनडुब्बी और यांत्रिक तेंदुआ दोनों मास्टर अर्जुन के हैं, इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि 4000 यांत्रिक तेंदुए हैं। उनकी ताकत हजारों सैनिकों के बराबर है। क्या वे तोसाकुरा पर हमला करने जा रहे हैं? लेकिन तोसाकुरा के पास पहले से ही 40,000 रोबोट तेंदुए हैं, इसलिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और उन्हें पनडुब्बी से भेजने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। एक के बाद एक यांत्रिक तेंदुए पनडुब्बी में घुस गए। पनडुब्बी का प्रवेश और निकास अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन यांत्रिक तेंदुए भी उतने बड़े नहीं हैं, इसलिए उन्हें पनडुब्बी में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं है। बस इतना है कि उनकी संख्या 4000 है और उन सभी को अंदर लाने में काफ़ी समय लगेगा। ये खबर तेजी से ऑनलाइन फैल गई। बहुत सारे यांत्रिक तेंदुए पनडुब्बी में घुस गए। वे कहाँ जा रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया? 4000 यांत्रिक तेंदुए बहुत हैं। अगर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में होते तो संयुक्त राज्य अमेरिका को उनसे बहुत जलन होती। मैंने जांच की है, ऑस्ट्रेलिया के पास 30,000 सैनिक हैं। हो सकता है कि उनके सैनिक इन 4000 यांत्रिक तेंदुओं को पराजित न कर सकें। इंटरनेट पर बड़ी संख्या में नेटिजन्स इस मुद्दे पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। यह विषय, भले ही इसका अयान सक्सेना से कोई लेना देना न हो, फिर भी कई लोगों द्वारा इस पर चर्चा की जाएगी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि आधिकारिक समाचार जारी किया गया है कि पनडुब्बी और यांत्रिक तेंदुआ दोनों अयान सक्सेना के हैं। अयान सक्सेना के अब 300 मिलियन प्रशंसक हैं। मूल रूप से अयान सक्सेना के केवल 200 मिलियन प्रशंसक थे, लेकिन जब रोबोट तेंदुआ पूर्वी सकुरा देश में गया तो कई चीन विरोधी तत्व मारे गए और अयान सक्सेना के प्रशंसकों की संख्या बहुत बढ़ गई। इसमें बहुत सारा दादाजी और दादी पाउडर शामिल है। उनकी उम्र के लोग शायद ही कभी दूसरों का अनुसरण करते हैं, लेकिन वे तोसाकुरा देश में होने वाले अपराधों से अच्छी तरह वाकिफ हैं। उस वर्ष मरने वालों में से कई उनके सबसे करीबी रिश्तेदार थे। ये उनके पिता, माता, दादा और दादी हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ रात बहुत हो चुकी है, लेकिन उनके कुछ बड़े लोग फिर भी तत्काल एकत्रित हो गए। हर कोई, इस प्रकार की पनडुब्बी वह पनडुब्बी होनी चाहिए जिसका हमें इस बार सामना करना पड़ा। चीन ने इस बार 30 पनडुब्बियां भेजीं। अयान सक्सेना ने व्यक्तिगत रूप से 3 जहाज प्राप्त किए, रॉबर्ट ने गहरी आवाज में कहा। सभी लोग डिस्प्ले स्क्रीन पर फोटो को देखते रहे। फोटो बहुत साफ थी और तीनों पनडुब्बियां बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन वे 1400 मीटर की गहराई तक गोता लगा सकते थे, जो कि भयावह था। यहाँ तक कि उनके पनडुब्बी रोधी टारपीडो भी उन्हें नहीं मार सकते थे।
रॉबर्ट ने कहा, मैकेनिकल तेंदुआ पनडुब्बी पर है। चलो इस पर चर्चा करते हैं। अयान सक्सेना क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या वह मैकेनिकल तेंदुए को संयुक्त राज्य अमेरिका भेजने जा रहा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। बड़े लोगों में से एक ने भौहें सिकुड़ी। एक अन्य बड़े बॉस ने कहा, पूर्वी सकुरा जाना असंभव है। अगर अयान सक्सेना यांत्रिक तेंदुए को पूर्वी सकुरा भेजना चाहता है तो यह इतनी परेशानी वाली बात नहीं होगी। वह इसे कार्गो जहाज से वहां भेज सकता है। सबसे अधिक संभावना वाले 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस हैं। तीसरे बॉस ने कहा, 4000 यांत्रिक तेंदुए इस तरह की 3 पनडुब्बियों से लैस, अगर वे संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा होगा। ये यांत्रिक तेंदुए 50,000 की सेना को हरा सकते हैं। रॉबर्ट, उनके पास बंदूकें नहीं हैं, इसलिए वे थोड़े कमजोर हैं, लेकिन फिर भी वे 30,000 की सेना के खिलाफ लड़ने में सक्षम हैं। वे तब भी नज़दीकी लड़ाई में लड़ सकते हैं जब उनकी गोलियां खत्म हो जाएं। नेता ने पूछा, चीन क्या कहता है? रॉबर्ट, चीनी पक्ष ने जवाब दिया कि पनडुब्बी अयान सक्सेना को दी गई थी और मैकेनिकल तेंदुए का निर्माण उनकी कंपनी ने किया था। वह इसे कैसे संभालते हैं यह उनका अपना मामला है। लानत है, क्या चीन में बंदूक पर प्रतिबंध नहीं है? अयान सक्सेना के पास न केवल बंदूकें हैं बल्कि पनडुब्बियां भी हैं। हम संयुक्त राज्य अमेरिका में इतने खुले नहीं हैं। एक बड़ा आदमी गाली दे रहा था। उनके बगल में खड़े एक बड़े आदमी ने कहा, वह एक साधारण व्यक्ति है। अयान सक्सेना को देखो, वह एक साधारण व्यक्ति की तरह कैसे दिखता है। नेता ने गहरी आवाज में कहा, सबको, हमें अयान सक्सेना के असली इरादे का पता लगाना चाहिए। अगर यह हम पर निशाना साधा गया है तो हमें तैयार रहना चाहिए। सभी ने चुपके से भौहें सिकोड़ लीं। कैसे करें तैयारी? उनकी तटरेखा बहुत लंबी है, वे इसकी रक्षा कैसे कर सकते हैं? उनकी सेना में कुल मिलाकर लगभग 4 लाख लोग हैं जो पूरे देश में फैले हुए हैं। अगर उन्हें एक पनडुब्बी भी मिल जाए तो वे कम समय में दसियों हजार सैनिकों को नहीं जुटा सकते। रॉबर्ट ने कहा, क्या हम अयान सक्सेना से पूछें? चलो उसे बुलाते हैं। सब ने मेरी ओर देखा और मैंने तुम्हारी ओर देखा। अंत में नेता ने कहा, रॉबर्ट, अयान सक्सेना को बुलाओ और उससे पूछो कि वह क्या करना चाहता है।